हाँ या गुड आफ्टरनून ऑल। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। क्या बात है भाई, दिन पे दिन देखे जा रहे हैं, रेशियो जो है कम होती जा रही है क्लासेस की, क्या बात है? हाँ, सिर्फ एक ही बच्चा? क्या वो सबको विश्वकर्मा पूजा लग गया क्या? हाँ, पता नहीं सब गाड़ी बाइक धो रहा होगा लग रहा है हमको। हाँ जी, सब गाड़ी बाइक धो रहा होगा। अच्छा, अपना अभी लास्ट टॉपिक स्टार्ट है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स। ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स। अब अंडरटेकिंग्स मतलब क्या है? अंडर, क्या स्पेलिंग है? TAKINGS। अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट्स। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मेडिकल, बिजनेस हाउसेस। अभी मैंने जितना भी ऑडिट पढ़ाया था सब आपको बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाया था। अभी ये जो ऑडिट आप लोग पढ़ोगे ये सब क्या है? एनपीओ से रिलेटेड पढ़ोगे। इसका नेचर क्या होता है? ये अंडरटेकिंग्स जो है, जैसे कि पहला एग्जांपल है स्कूल्स का, ठीक है। फिर है मान लो हेल्थ का, फिर मान लो कॉलेजेस, और आगे आगे भी आएगा बैंक्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये सब सारा क्या चीज़ है? ये सब एस्टैब्लिशमेंट्स है। एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग्स, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, मॉनेटरी एस्टैब्लिशमेंट्स, नॉन मॉनेटरी एस्टैब्लिशमेंट्स। ये जितना भी है ये सब क्या चीज़ का नाम से आता है? ये सब अंडरटेकिंग्स को बोला जाता है इनको। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाला है, हम लोग अभी इसी से रिलेटेड पढ़ने वाला है कि अभी हम लोगों को किस तरीक़ा से ऑडिट। अच्छा, जनरल ऑडिट करने का तरीका क्या है? देखो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट्स हो, नॉन एस्टैब्लिशमेंट्स हो, ऑडिट करने का तरीका एक ही है। ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या करेगा? देगा। किस पे देगा? एविडेंस पे देगा। चाहे वो अंडरटेकिंग्स हो या नॉन अंडरटेकिंग्स हो, कॉमन प्रोसीड्यूर्स तो एक ही है। सबसे पहले क्या करना? नेचर ऑफ एंटिटी को समझना। दूसरा क्या करना? नेचर समझने के बाद क्या होगा? रिस्क फैक्टर को देखना। रिस्क फैक्टर से जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद फिर हम उसको नेचर ऑफ एंटिटी को देखते हैं, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट स्टेज क्या होता है? रिपोर्टिंग। ये क्या है? नॉर्मल प्रोसीजर्स तो ये सारा है। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा इस केस में? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स यही होगा कि ऑडिटर एविडेंस लेने के बाद, ऑडिटर उस चीज़ को, जो किसी चीज़ का वो ऑडिट कर रहा है, उस नेचर को समझने के बाद क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। प्लानिंग करने के बाद ऑडिट एविडेंस लेगा। ऑडिट एविडेंस को वो जज करेगा, अपना जजमेंट देगा। और जजमेंट लगाने का टाइम ऑडिटर कौन सा वर्ड स्पेसिफिक यूज़ होता है ऑडिट्स में? कौन सा? प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म। कौन सा? प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म। ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, जजमेंट जो ऑडिटर देता है किस पे देता है? प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म के बेस पे। मतलब वो जो प्रोफेशनली वेल ट्रेंड है कि हम अपना जजमेंट जो दे रहे हैं एविडेंस पे दे रहे हैं। अगर आपका एविडेंस जो ऑडिट में होता है वो कौन सा होता है? रेलिवेंट एंड रिलायबल। कुछ याद आया? रेलिवेंट एंड रिलायबल, समझ में आया? रेलिवेंट और रिलायबल होना चाहिए। और एविडेंस कैसा होना चाहिए? ओरल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए। जो एविडेंस होता है वो कोई भी मोड का हो सकता है। ओरल फॉर्म का भी हो सकता है, रिटन फॉर्म का भी हो सकता है, मैनुअल फॉर्म का भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म का हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ आप लोग अभी इस पर पढ़ने वाला है। कॉमन नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स तो यही है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है और इंडिपेंडेंट रह के मेरे को ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो कौन से ऑब्जेक्टिव से बनाती है? जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव से बनाता है? कि वेदर मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी लगाया, वेदर मैंने अकाउंटिंग डिस्क्लोजर दिया, या वेदर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाया। ये जो है ये तीनों चीज़, या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये तो तीनों से चारों चीज़ जो होना चाहिए
यूनिफॉर्म पॉलिसीज होना चाहिए। समझ में आया? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है कि ऑडिटर बस यही देखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टी ने बनाया है क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्री है या नहीं। अगर है तो ठीक है, क्यों है ये मेरे को देखना है। अच्छा, ऑडिटर हमेशा कौन सा एश्योरेंस देता है? ऑडिटर हमें कौन सा एश्योरेंस देता है? रीजनेबल या एब्सोल्यूट? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। याद रखो, कौन सा एश्योरेंस देता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। अच्छा, ऑडिट का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? ऑडिट का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? ऑडिट का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? इंटरनल कंट्रोल। मतलब आई शुड हैव जीरो लेवल ऑफ रिस्क एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। रिस्क क्या है? इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ये कुछ रिवीजन का पार्ट था जो मैंने आप लोगों को कराया, क्योंकि ये जो पार्ट है इसी से ही क्वेश्चंस फ्रेम होगा, इसी से ही क्वेश्चंस फ्रेम होगा, ध्यान रखना। अच्छा, अगर सबसे पहले अगर हम लोग करता है कोई भी चीज़ का ऑडिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन सा पार्ट में आता है बताओ? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इसमें ऑडिट का क्या रोल है बताओ? सबसे पहले तो अब नॉर्मल सा एक बात देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा नेचर का होता है? नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सेक्शन 8 ये जो है ये सब किस पे आता है? सेक्शन 8 में आता है, सेक्शन 8 में आता है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, सेक्शन 8 में आता है। तो जो कोई स्कूल का ऑडिट करता है वो क्या नेचर से करता होगा स्कूल का ऑडिट बताओ? जो हम लोग स्कूल का जो ऑडिट करने वाला है, हम लोग क्या पर्पज़ से स्कूल का ऑडिट करने वाला है बताओ? हम लोगों का क्या पर्पज़ होता है? देखो, अब स्कूल बना, जैसे सामने डीपीएस है, यस, सामने डीपीएस है। तो जब डीपीएस बना, डीपीएस बनने का कारण है कि ये एक सोसाइटी है, ठीक है, ये एक सोसाइटी है। अब तुम स्कूल खोल रहे है, तुम एक स्कूल खोल रहे है, तो स्कूल कितने टाइप्स का होता है? स्कूल अलग अलग टाइप्स का होता है। कोई प्रोविजनल स्कूल होता है, कोई मीडियम ग्रांटेड स्कूल्स होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, ठीक है। तो अभी तुम स्कूल खोलने के लिए बोला, तो जब तुम स्कूल खोलोगे तो तुम्हारा स्कूल खोलने का रीज़न क्या है? सबसे पहले देखा जाता है कि पर्पजेस, स्कूल खोलने का अब ये डीपीएस जो स्कूल खोला था इसका पर्पजेस क्या है? एजुकेशन देना, एजुकेशन देना। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसका पर्पजेस क्या है? एजुकेशन देना। अब ये दोनों तरीका का है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। पब्लिक का क्या है कि गवर्नमेंट इसमें अपना रोल देखता है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है इसमें अब क्या कौन देखता है रोल्स? अपना गवर्नमेंट देखता है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स भी वेल क्वालिफाइड है, जवाहर नवोदय, केवीज, एनवी, और कौन सा स्कूल्स है, ये अरे एक और है ना, ये जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, और कौन सा जो गवर्नमेंट स्कूल्स आता है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जितना भी होता है, ये सब सारा क्या है? सरकारी स्कूल है। और प्राइवेट स्कूल्स का मतलब क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव है कि फ्री एजुकेशन देगा, ऑब्जेक्टिव है कि सबको सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, लेकिन क्या है मोटिव? क्या है मोटिव? क्या है? हाई फीस चार्ज करना है कि नहीं बताओ? हाई फीस चार्ज करना है या तुमसे पैसा ऐंठना है? पैसा ऐंठना है। आज के टाइम पे एक बच्चे को पढ़ाने का मतलब क्या है? आज से 20 साल बाद जो बच्चा हाई स्कूल एजुकेशन तक जाए, आज तो चलो नॉर्मल प्ले हाउस का फीस अगर हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएगा 3 लाख रुपए, 3 लैक्स, इन गुड़गांव 4 लैक्स, ठीक है, 3 लैक्स 4 लैक्स। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आदमी पढ़ना चाहेगा? यार 20 साल तक 20 करोड़ रुपये आपने ऊपर लगाएगा, उससे अच्छा चलो ना ऐसा तैसा करो, नहीं पढ़ना है, चलो ऐसा तैसा नहीं पढ़े, गवारी रहेगा, कुछ काम धंधा करेगा अपना। समझ में आया? कुछ काम धंधा ही करेगा अपना। अगर प्ले हाउस में 3 लाख रुपया फीस है, तब बेचारा अगर वो क्लास 1, 2, 3, 12 तक जाके लगेगा तो कम से कम भी 30, 35, 40, 50 लाख रुपया तो उसका पापा उसके ऊपर खर्चा करेगा, और बुढ़ा हो जाएगा। और बुढ़ा होने के बाद में वो बेचारा, उसका लाठी का सहारा क्या बनेगा? तो लाठी का सहारा क्या बनेगा? वो क्या बोलेगा? पापा आपने मेरे लिए क्या किया? अच्छा बेटा बैठ, मैं तेरे को एक्सपेंडिचर समझाता हूँ मैंने क्या किया तेरे लिए। जब तू पैदा हुआ, जिस दिन से तू पैदा हुआ, मैंने तेरे ऊपर पानी जैसे पैसा बहाया है। डेट बताऊँ, टाइम बताऊँ, बोल, हिसाब कर। फिर वो अपना वो जो बेटा होगा, फिर उसके पास कोई जवाब होगा? कोई जवाब होगा उसके पास में? नहीं होगा।
तो उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग को क्या होता है बताओ, उस चीज़ के लिए हम लोग को अपना हैसियत देखना होता है भाई, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, बड़ा बड़ा वो है, हम लोगों को हम लोग का भी मन था कि हम लोग भी कोई अच्छा स्कूल में जाके एडुकेशन गेन करें। तुमको सिर्फ मोटिव क्या है, एडुकेशन गेन करना है, चाहे तुम सरकारी स्कूल में लो या प्राइवेट स्कूल्स में लो, कोई डिफरेंस नहीं। सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल का बच्चा से ज़्यादा टॉप आता है। सरकारी कॉलेज से पढ़ के IIM IIG IITG जैसा नीट जैसा JEE जैसा एग्जाम क्लियर करता है, और जबकि प्राइवेट वाला को तुम कितना भी फैसिलिटीज़ दे दो, उसका मम्मी पापा उसके ऊपर 15-15 लाख रुपए लगा देगा कोचिंग के ऊपर, फिर भी उसका क्लियर नहीं होता। लेकिन जो गरीब बच्चा है वो वहाँ से उठ के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है, काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है और टॉप भी करता है। ये डिफरेंस है। हम लोग को क्या है, हम लोग को डिमांड है पापा मैकबुक चाहिए, क्यों बेटा, पापा क्लासेस देखना है, दूसरा दिन कंप्यूटर है, उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास इवन फ़ोन तक नहीं है। उन लोग पता है कैसे अपना यूटिलाइजेशन करता है, सामने वाला कोई अगर है तो मोबाइल उसको दे दो तो वो मोबाइल से अपना क्लासेस लेक्चर्स देखता है। कहाँ पे जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाके वाईफाई कनेक्ट करता है, वहाँ से वो अपना क्लासेस देखता है, वो वहाँ से वो अपना पढ़ाई करता है, UPSC क्लियर करता है। और हम लोग के पास जो फैसिलिटीज़ है, यस फैसिलिटीज़ जिसको ज़्यादा मिलता है ना, कुछ नहीं करता। उसके पास सिर्फ जब मुंह में एक ही बात होगा, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। तुमको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा, अरे नहीं यार बेटा बेटी कॉलेजेस जा रहे हैं, नहीं नहीं इतना दूर है, पापा इसको स्कूटी देगा, तुम्हारा तो फैसिलिटीज़ मिल गया ना तुमको। और जिस बच्चा को अगर तुम शुरू से इवन फैसिलिटी देगा ना, उसको कंफर्ट जोन लगता है। हम लोगों को उस चीज़ को हटाना है, कंफर्ट जोन उतना तक जो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देने से आदमी के मन में ज़्यादा वो होता है, काम करने का इच्छा ख़त्म हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर तुमको ज़्यादा सब कुछ मिलेगा ना, अगर तुमको ज़्यादा सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे अंदर काम करने का इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तुम काम ही नहीं करेगा। ये चीज़ होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलो, तभी तो समझ में आएगा ना लाइफ ऑफ स्ट्रगल क्या है। अच्छा, अभी बात आ जाओ, ऑडिटर साहब जब स्कूल का ऑडिट करेगा तो क्या देखेगा, अरे प्रिंसिपल साहब के पास जाएगा, सर ऑडिटर साहब सर एडमिशन लेना है। मान लो ऑडिटर को अपना बेटा का एडमिशन कराना है, उसको पता नहीं ऑडिटर है, एडमिशन कराना है, पहुंच गया, प्रिंसिपल साहब बेटे का एडमिशन करना है, हाँ सर कर लीजिए, कौन सी क्लास में करना है, चलो क्लास नर्सरी में करना है। अच्छा, वो बोलेगा सर ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस का इशू किया, कितना चार्ज है, 2000 रुपये प्रोस्पेक्टस। अच्छा सर प्रिंट किया हुआ है, फील्ड स्विमिंग पूल्स है, उसमें सारा फैसिलिटीज़ है, हॉर्स राइडिंग मल्टीप्लेक्स पर सब, बास्केटबॉल क्रिकेट प्लेग्राउंड सब है, सब डिस्प्ले करके रखा है प्रोस्पेक्टस में, अट्रैक्ट करना। आज के टाइम पे एडुकेशन एक बिजनेस है, तो जितना बढ़ता है बढ़ाओ। अगर देखेगा कि सामने वाला स्कूल फीस बढ़ा दिया तो सामने वाला भी और बढ़ा देगा, और कोई होर्डिंग्स लगा देगा, मैं हमारे स्कूल में ये सब हो रहा है, हमारे स्कूल में अक्षय कुमार पढ़ा है, हमारे स्कूल में आमिर खान आया है, इसे और बच्चा लोग गेन करेगा। आजकल स्कूल्स में तो और फैसिलिटीज आ गया, क्लास 9 के साथ साथ नीट का कोचिंग लगा दिया, कोई आउटसोर्स करके रखा है, आकाश IITG है, डिस्प्ले IAS है, ये क्या क्या है ना, ये सब ये सारा उनके साथ टाई अप होता है, क्योंकि स्कूल को इनसे कुछ मिलता है। उनके बच्चे के ऊपर बेचारा 7 से 8 7 से 2 अपना स्कूल करो और 2 से 5 इनका क्लासेस करो। बच्चा के पास कहाँ टाइम है बताओ, बच्चा के पास यही प्रेशर रहेगा। प्रेशराइज तो हम लोग खुद कर रहे हैं, वी आर ऑन सेल्फ ओनली वर प्रेशराइजिंग आवर स्टूडेंट्स। भाई तो बच्चे के पास अपने लिए टाइम कब है, बेचारा 7 बजे जाना है स्कूल है, 5 बजे उठता है, 12 घंटा तो बच्चा अपने ऊपर ही खर्च करता है, और फिर आते आते उसको ऐसा हिम्मत ख़त्म हो जाता है कि वो क्या करेगा, मम्मी पापा से तो दूर रहेगा ही, और फिर बाद में गाली देगा, बाद में फिर गाली देगा, स्पेस नहीं बनता, काउंसलिंग कराओ, ये कराओ, तो पहले सोचना चाहिए। हम बोल रहे हैं येस दिस इज इन फैक्ट। आज देखो कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा जो अपना बच्चा को कंपटीशन के लिए चक्कर में उसको वो नहीं कर रहा। स्कूल से आएगा, चलो डांस क्लास है भाई, चलो बच्चा का डांस क्लास है, कराटे क्लास है, वो क्लास है, ये क्लास है, 10 क्लास है, वो बेचारा अपने लिए टाइम क्या, संडेज़ को भी बेचारों को बच्चा लोग को अपने अंदर इन्वॉल्व करना होता है, ट्यूशन्स लगा दिया, वो लगा दिया। भाई बच्चा के साथ मम्मी पापा बात कब करेगा? 12 साल तक तुम अपने ऊपर स्कूल में खर्चा कर दिया, 5 साल तक तुम अपना इसका कॉलेज में खर्चा कर दिया, 20 साल तुम ऐसे ख़त्म कर दिया, तुम बात ही कब किया ढंग से? बात ही क्या किया? हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में मेरे घर का दे रहा है, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो, ये इसी से समझेगा। अभी मेरा बेबी 1.5 साल का है, राइट?
अच्छा 1.5 साल में जितना भी उसको टाइम स्पेंड करना है करो, खेलना कूदना जो करना है करो. आफ्टर 3 years ही विल स्टार्ट टू गोइंग स्कूल. व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई विल गिव हिम इन बोर्डिंग स्कूल अप फ्रॉम 3 years ओनली. ये बात जब हमारा घर वाला बोला पागल है क्या तुम, नहीं हम बोला कम्फर्ट जोन से बाहर निकालो. बोला तुमको भी तो कम्फर्ट जोन दिया है वह, तुम क्यों नहीं गया. फिर मेरा मुंह वहीं बंद हो गया, क्योंकि वो फेज़ हम भी देखा है. हमको भी A1 फैसिलिटीज़ मिला है जो तुम लोग को मिला है. हमको बोला हमको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आ गया. हमको चाहिए फ़ोन चाहिए, हमको फ़ोन आ गया. सारा चाहिए ना, हम लोग इसको इस दूर से निकाल. बोला तुम भी सोचो, तुम भी कोई 3 साल का था कोई टाइम पहले, ऐसे 20 साल पहले. तुम क्यों नहीं, हम लोग भी बोल सकता था तुमको ये बात. मेरे ऊपर वही बात आ गया ना, मेरा बहुत छोटा हो गया. मतलब क्या जवाब देगा बोलो. तो आज जो कुछ कंपटीशन है ना, इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, सोसाइटी. अरे शर्मा जी आपका बेटा इसी में 95, मेरा बेटा 170% लाया. उसी क्लास में थे ना, उसी क्लास में शायद एक ही साथ जाते थे ना. हाँ तो फिर पापा का बेल्ट और मम्मी का वेलन. अभी तुम लोग CMA का पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो तुम लोगों का खुदा भगवान ना करे ऐसा हो, तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया, तो घर वाला तो डाउट करेगा ना, पढ़ाई नहीं किया, लड़का है टाइम पास कर रहा था यार दोस्त लोग का साथ में, ये कर रहा था वो कर रहा था. तुम लोगों का रिजल्ट का हार्ड इफोर्ट कोई नहीं देखेगा. तुम लोगों का जो हार्ड इफर्ट तुम लोग कर रहा है, मेहनत जो कर रहा है वो कोई नहीं देखेगा. फेलियर्स का एक बात है, सोसाइटी में एक कॉमन चीज़ है, फेलियर्स का जो रिजल्ट है ना सब देखता है. लेकिन वही फेलियर जब आगे बढ़ता है उसका इफोर्ट्स नहीं देखेगा, उसका मार्क्स देखता है. अच्छा पास हो गया चलो बढ़िया है, 10 अटेम्प्ट लगा दिया ना. तुम जो 10 साल तक जो तुम खर्चा किया है अपना, जो प्रोडक्टिव टाइम, जो अपना एफिशिएंसी जिसको बोलेगा, जो तुम खर्चा किया है वो कोई लाएगा वापस. रिजल्ट ख़राब होने के टाइम रूम में घुस के तुम अपने आप को टॉर्चर किया, रोया है धोया, वो कोई फील करेगा तुम्हारा, आएगा क्या, कोई नहीं आएगा. कौन आएगा, माँ बाप आएगा. कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम में देना. माँ बाप को भी दुख लगता है भाई, पैसा लगा के रखे, फिर भी माँ बाप बोलता नहीं है. क्यों, वही बात है, बोलेगा तो कुछ गलत कर लेगा. हर चीज़ आज के टाइम पे जो है ना सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव तरीका. इसीलिए हम तो आप लोगों को बार बार बोलते हैं भाई पढ़ाई कर लो, अटैम्प्ट निकाल दो, फटाफट फटाफट निकाल के ख़त्म करो, प्रेशर है ये है ख़त्म करो आगे. और वही चीज़ फिर पढ़ना होता है, कैसा लगेगा, जस्ट एन इरिटेशन, फिर से वही चीज़. तुम एक चीज़ पढ़ लेगा, दोबारा तो वही चीज़ पढ़ने का बंद होगा क्या. तो तुम सेकंड टाइम भी पढ़ लेगा, थर्ड टाइम तुम्हारा मन होगा वही चीज़ पढ़ने का बार बार. और जो इंसान उस चीज़ को बार बार पढ़ के निकाला है ना, आई से हिम ही इज़ इन जस्ट एन गॉड. जो बंदा ऐसा स्टूडेंट्स है जो CA फाइनल CS CMA 10-10 साल 12-12 साल रह के क्लियर किया है, हम तो बोलते हैं भाई ये लोग भगवान से कम नहीं है. हम तो बोलते हैं लोग भगवान से कम नहीं है, दे आर जस्ट इन गॉड. उन लोग इतना इफोर्ट्स डाला, सोसाइटी का प्रेशर लिया, मेंटल प्रेशर लिया, किसी का बीबी छोड़ के चला गया, किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी वो अपना पैशन को जिया. आज देख लो क्लियर होने के बाद में, ठीक है पैसा कम है लेकिन लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना, अपना अगला लाइफ जी रहे हैं, अपना अगला मौज है. हम बहुत सारा नाम जानते हैं जो ऐसा है, हम बहुत सारे ऐसा इंसान को जानते हैं, बहुत सारा है. इन आवर ग्रुप वन वॉज शैली चौधरी. शी वॉज द टॉपर ऑफ CA फाइनल 2015. She failed in IPCC groups 10 times. Once 5 years. 5 years she failed in second group, IPCC second group. But in 2015, वही शैली चौधरी, she ranked in CA final. टॉप किया वो लड़की, सबका मुंह सुखा दिया. और वो भी कौन सा सब्जेक्ट में, सी स्कोर 98 इन इसका सी स्कोर 98. इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, वो कंप्यूटर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये फाइनल्स में अभी नहीं है हम लोग का. 98. जिस बच्चा इसमें फेल होता है, जिसमें मैक्सिमम बच्चा 100 में से एक बच्चा पास, उसमें बच्चा फेल होता है. 90. हाउ सी रिवाइज, सी स्कोर मैंने 16 टाइम्स ये बुक रिवाइज रट्टा मारा था. 98 टॉप किया. कोई आया उसका एफर्ट देखने के लिए, कोई नहीं है. आज कहाँ पे है वो, आज उसका अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, SSC क्लियर कर लिया, टॉप किया SSC में भी. उसको लग गया भाई, भूख लग गया उसको. आदमी को भूख होना चाहिए, अगर भूख है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हैं. भूख नहीं है मतलब तुम लोग चीटिंग कर रहे हैं, समझ में आया, तुम लोग चीटिंग कर रहे हैं. पढ़ने का अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, पढ़ने का अपना तरीका बनाओ, कंफर्ट जोन से निकलो बाहर. बस
पढ़ाई को कंफर्टली मत लो, ये भी मत लो कि हम लोग के ऊपर स्ट्रगल है, नहीं, टाइम को ब्रेक कर करके पढ़ो, टाइम को है ना ब्रेक कर करके पढ़ो। 24 घंटा तुम्हारे पास है, ना तुमको कोई काम करना है, ना तुमको कोई नौकरी करना है, ना तुमको कुछ करना है, तुमको सिर्फ पढ़ने का काम है। ऐसा टाइम बनाओ, अपना रूटीन ऐसा बनाओ, अपने लिए भी टाइम हो, फैमिली के लिए भी टाइम हो, फ्रेंड्स के लिए भी टाइम हो, टीचर्स के लिए भी टाइम हो, और अपना पढ़ाई के लिए भी टाइम हो। ये बात हम सबको बोलते हैं, ये बात हम सबको बोलते हैं, समझ में आया? अच्छा, दूसरा चीज़ हम तुमको बताते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है तुम लोग जो भी पढ़ने वाला है, इसमें सबसे कॉमन पैरामीटर्स यही है, नेचर देखना है, ठीक है, नेचर देखना है। एडुकेशन का नेचर मतलब दो चीज़ हो सकता है, पब्लिक या प्राइवेट, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से नेचर का है ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन में जाके तुम क्या ऑडिट करेगा? एजुकेशन में जाके तुम ये देखेगा कि कितने साल में कितना एडमिशन्स हुआ, और एडमिशन्स हुआ तो कितना बच्चा आया और कितना बच्चा गया, राइट? अच्छा, एडमिशन्स होने के बाद और तुम क्या देखेगा? और तुम क्या देखेगा? रिसिप्ट्स कितना आया है, कितना टीचर्स है स्कूल में, तुम क्या देखेगा? टीचर्स कितना है, और उस टीचर्स में तो परमानेंट कितना है, टेम्परेरी कितना है, कॉन्ट्रैक्चुअल कितना है, ट्यूटर कितना है, सब सारा क्लासिफिकेशन ऑडिटर देखेगा। उनका सैलरी देखेगा, सैलरी कितना दे रहा है, कितना पे कर रहा है। एक्सपेंसेस देखेगा, देखेगा एक्सपेंडिचर क्या क्या स्कूल में क्या क्या काम हुआ है। अगर ग्रांट्स मिला है गवर्नमेंट का तरफ से तो वो ग्रांट्स कहाँ पे खर्चा किया तुम। अगर वॉल का खर्चा दिया तो वॉल कहाँ है भाई तुम्हारा वॉल। अगर रंग किया तो दिखाओ कहाँ पे तुम पेंट किया है, नज़र दिखाओ हमको। ये सब चीज़ होगा, ग्रांट्स मिलेगा, ग्रांट्स भी मिलता है। अच्छा, CSR एक्टिविटीज़ भी होता है कि भाई तुमको कहीं से कुछ बेनिफिट्स मिला है तो तुम वो देखेगा कि वो बेनिफिट्स हम कहाँ पे लगाए। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होता है, डोनेशन मिला, चैरिटी किया, ये सारा जो सब रिसिप्ट्स है तुम रिसिप्ट्स का ऑडिट करेगा। बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का ऑडिट होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्कूल का कहाँ इन्वेस्टमेंट्स है, स्कूल का कितना इन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट का तरफ से उसको कितना पैसा मिलता है साल में, सारा चीज़ तुम देखेगा उसमें, वो सारा तुम कहाँ खर्चा करके रखा है वो सब सारा चीज़ तुम देखेगा। यही चीज़ इसमें है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सोसाइटी वो जो एस्टेब्लिशमेंट बनाया है, वो जो तुम स्कूल बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बनने का, पर्पजेस। उसके बाद क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट बोले तो क्लास 10 का बच्चा क्लास 12 का बच्चा के साथ झगड़ा कर रहा है, आ गया लड़का लोग का ग्रुप। ये कॉमन था ना अपने स्कूल लाइफ पे, कॉमन था ना स्कूल लाइफ पे। क्लास 12 का लड़का लोग अपने आप को पूरा हाई क्वालिटी, हम लोग है ना स्कूल में ओई ऐसे करके, 12 का लड़का में छोटा लोग बच्चा लोग का क्लास के साथ झगड़ा हो गया तो सेटलमेंट कराने कौन आता है, थर्ड पार्टी कौन, क्लास 12 का बच्चा। बड़ा लड़का लोग आएगा, क्या हुआ था क्या हुआ था। और फिर 10 का बच्चा और 11 का बच्चा के बीच लड़ाई हो गया रखा है, कंप्रोमाइजिंग सेटलमेंट कौन कराएगा, 12 का बच्चा। एक काम करो, क्या झगड़ा हुआ तुम लोग का, तुम इसको मारो और वापस जाओ। और फिर बाहर में वो 12 का बच्चा का जो हल करता था, वो दादागिरी उसका स्कूल में था, बाहर नहीं था। वो एनवायरनमेंट देखा जाए। अच्छा, टीचर्स के बीच भी झगड़ा होता है स्कूल में, क्या है, टीचर्स के बीच भी झगड़ा होता है। स्कूल में जो है ना सिस्टम थोड़ा अलग है, टीचर्स के बीच में थोड़ा दूसरा सेंस में झगड़ा होता है। किस चीज़ का झगड़ा होता है, जलन, जेलसी। जेंट्स को जेंट्स से जेलसी, लेडीज़ को लेडीज से जेलसी, जेलसी फैक्टर। ऑडिटर ये भी देखेगा भाई स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, टीचर लोग पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। उसको प्रमोशन मिल गया, हम तो बस असिस्टेंट ही रह गया, वो टीचर बन गया। अच्छा, एक होता है एनवायरनमेंट में प्रिंसिपल का चापलूसी करने वाला। ऐसा टीचर्स होता है जो प्रिंसिपल का चापलूसी करता है। हाँ सर, अरे वर्मा जी अभी सुबह हुई है, हाँ सर सुबह हुई है। क्यों? क्योंकि उसको पता है चापलूसी करेगा तो हमको कुर्सी मिलेगा। मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये सच, ये फैक्ट वाली बात है, ये कॉमन है। अच्छा, बच्चों में क्या चीज़ का है, बैक बेंचेस जो बैठा है वो लोगों को पढ़ाई से मतलब नहीं है। आगे जो एकदम सिंसियर बच्चा बैठता है, जो क्लास में जो टॉपर्स है वो बैठता है आगे, ठीक है। तो टीचर्स का जो फोकस होगा ना वो सिर्फ इसी बेंच पे होगा। वो लोग बेचारा कुछ मरे जिए कोई खबर ही नहीं है,
आज तक एक कॉपी में कुछ नहीं लिखा, एक लाइन तक नहीं लिखा। लास्ट में बोलेगा हिंदी का सर बोलेगा कल कॉपी जमा करना, चेक करना है। और जब पता चला कि चेक करना, लिखा कुछ नहीं, तो फिर सोचोगे क्या एक रात में वो जितना लिखता है ना वो आज तक कभी नहीं लिखा। होता है, फेस किया नहीं कभी? है फेस किया है? मैट्रिक का टाइम पे जब हम लोग का जो हिंदी टीचर था, कुछ नहीं लिखा, बैक बेंचेस है, कुछ नहीं लिखा। अचानक बोल दिया 6 महीने बाद तुम लोग का हिंदी कॉपी चेक करेगा। लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक जो लिखा है, जो लिखा है लिखा है बस। किसी 6 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन लिखा है कि बड़ा बड़ा करके पेज भर दिया लिख के, पूरा रात पूरा सुबह सर लीजिए कॉपी। अच्छा जी लिख लिया आपने, 50 पेज भर दिया, उतना से मतलब था। चलो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी जो एकेडमिक में डाउन है लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में टॉपर है। कोई झगड़ा करने में टॉपर है, कोई खेलने में टॉपर है, कोई मारने पीटने में टॉपर है। तो इसलिए बोलते हैं नेवर जज एनीवन विदाउट हिज टैलेंट। अगर तुम पढ़ाई में अच्छा है तो हम और एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं। नीरज चोपड़ा है ना, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ही वॉज इन इंडियन आर्म फोर्सेस, वो इंडियन आर्मी में है। तो आज उसके पास आई थिंक ही इज जो रिटायरमेंट ले लिया शायद वो। उसने उसका उंगली फ्रैक्चर हो गया था, एक्सरे अपना शेयर किया था, वो उंगली टूटा हुआ था। गोल्डन बॉय है भाई, हीरा है वो। अगर वो चाहे सरकार का सर्फ, अगर वो चाहे हमको प्रेसिडेंट बनना है वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। अगर वो चाहे हमको ब्रिगेडियर बनना है वो ब्रिगेडियर भी बन सकता है, क्योंकि वो उसको इतना दर्जा सब कुछ मिल चुका, उसके पास शोहरत है, पैसा है, सब कुछ। अगर वो बोलता है हमको दिल्ली में हमको ये घर चाहिए, सरकार उसको वो घर भी देगा। अगर ये बोलता है हमको वो होटल चाहिए पूरा, उसको सरकार वो होटल भी देगा। क्यों? ही इज एन प्रेस्टिजियस मैन। लेकिन आज तक कुछ ऐसा वो चीज़ मांगा है? नहीं मांगा। अपने मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम अपना फ्लाइट्स पे लेके गया था। क्यों? मेहनत किया है, अगला मेहनत किया है, डेडिकेशन है उसका। फोकस रखो अपना, डिसिप्लिन देखो, डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा ना अपना काम पे और अपना लाइफ में, डिसिप्लिन बिल्कुल ज़रूरी है। तुमको अगर सोचना है ना कि हमको 2 बजे पढ़ना है तो 2 बजे पढ़ो, और डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। अगर तुम डिसिप्लिन तोड़ दिया तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और क्या है? कंसल्ट अ मिनट बुक। अब मिनट बुक क्या होता है? अब स्कूल में मीटिंग्स होता है, हर सेकंड सैटरडे को मीटिंग्स होता है। मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजंस हुआ? अरे पेरेंट्स मीटिंग रखना है, क्यों? अरे वो कॉपी देना था ना साइंस का। अच्छा हाईएस्ट मार्क कितना आया 10 में? 2। किसका? टॉपर का 2 नंबर। अच्छा पेरेंट्स मीटिंग बुलाओ। और मिनट्स बुक में क्या होता है? जो स्कूल का जो एक्टिविटीज़ है, एग्ज़ाम करना है। ऐसा प्रिंसिपल होगा टीचर को, सर एग्ज़ाम कब करना है? अरे दुर्गा पूजा के 1 दिन बाद रख दो ना। क्यों सर दुर्गा पूजा क्यों? अरे बच्चा लोग पढ़ लेगा। और ख़त्म कब करना है? दिवाली के बाद, दिवाली वाले दिन। वो बेचारा पूजा के दिन भी पढ़ाई करेगा, दिवाली के दिन भी पढ़ाई करेगा। ऐसा रूटीन में एग्ज़ाम रखेगा जब शादी सामने हो, त्यौहार सामने हो, कि भाई सारा दुश्मनी हम लोग के साथ है। हैं? सारा दुश्मनी क्या हम लोग के साथ है? तुम लोगों को पता है अभी सीए फाइनल का पेपर है दिवाली वाले दिन। क्या बच्चा क्या सोच रहा होगा यार, दिवाली वाले दिन हम लोग एग्ज़ाम देने जाएगा। ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? हाँ ऐसा अन्याय हम लोगों के साथ क्यों हुआ बताओ? तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए ना। हाँ नहीं होना चाहिए ना ऐसा अन्याय। और क्या है? कंसल्ट अ बजट। अब बजट में क्या है? बजट में क्या देखना है? बजट में ये देखना है कि जो तुम्हारा पैसा सेंक्शन होके आता है, जो पैसा तुमको मिलता है वो एस्टिमेटेड अमाउंट के लगभग है। बजट का मतलब होता है एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है? ये देखना है तुमको। और क्या देखना है? वेरीफाई द रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब जैसे कि ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फी एडमिशन होने के बाद हम लोग लेते हैं ना एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉलेज ड्रेस वगैरह जो भी होता है। तो ट्यूशन फ़ी का मतलब क्या होता है? एडमिशन फ़ी ही होना है। स्कूल में जो टीचर्स जो एडुकेशन देता है ना उसको ट्यूशन ही बोला जाता है। उसका पैसा ट्यूशन फ़ी, कितना स्टूडेंट्स आया और कितना पैसा दिया, ये देखना है तुमको। उसके बाद एडमिशन फ़ी मतलब कितना बच्चा आया, कितना सीट एलोकेट हुआ है, उसको एडमिशन बोला जाता है, ठीक है? अदर फीस का मतलब क्या होगा? अदर फीस मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आपका बेटा वो बनेगा, आपकी बेटी ये बनेगा, हाँ डांस कंपटीशन होगा, गेम कंपटीशन होगा, पिकनिक पे जाएगा, है पिकनिक में जाने का मान लो ऐसा जगह जाएगा जो पिकनिक में आधा पैसा टीचर्स के पास चला जाएगा, आधा पैसा खर्चा करेगा। ये सारा फीस क्या है? अदर फीस है।
अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है सारा, ये देखना है। और उसके साथ साथ तुमको क्या देखना है, वेरीफाइड अ पेमेंट ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन। इसमें क्या देखना है तुमको, द सैलरी एंड द वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरीफाइड दैट द क्लेम्स हैज बीन प्रॉपर्ली बीन प्रीपेड एंड द अमाउंट सेक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द राइट पर्सन। चेक द कैलकुलेशन एंड द एरियर ऑफ सैलरी वेदर द डिडक्शन फ्रॉम द। अच्छा देखो, जो हम लोग टीचर्स को जो सैलरी देता है उनको फॉर्म 16 देखा जाता है, ठीक है। अब फॉर्म 16 में तुम वो देखो कि कितना सैलरी तुम पे करके रखा है, कितना डिडक्शन क्लेम करके रखा है, और कितना एरियर्स है, क्या डी अलाउंसेस है, उन सब का रिकॉर्ड तुमको मेंटेन करना है। कब, जब हम लोग एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं। और क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तुम कितना TDS काट के रखा है उसका डिटेल्स तुमको रखना है, ठीक है। TDS तुम जितना काटा, तुम कितना इंस्टॉलमेंट में काट रहा है, तुम किस तरीका से काट रहा है, ऑडिटर ये भी चेक करेगा। और क्या क्या देखेगा, जो रेगुलर एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग यूटिलिटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो रेगुलर जो खर्चा होता है, ये स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये बिल वो बिल, जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस का तुम कैसे क्या पेमेंट कैसे पेमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ ऑर्डर वो देखेगा। तो ये सब कैसे आएगा, बिल्स होगा तुम्हारे पास, बिल से चेक करोगे तुम। हाँ, और क्या क्या है, अगर फिक्स एसेट खरीदा है तो डिटेल्स ऑफ फिक्स एसेट देखो। फिक्स एसेट मतलब क्या, जैसे कि तुम कोई स्कूल वाला गेम्स के लिए कुछ सामान खरीदा है, फील्ड के लिए कुछ रिपेयर करवाया, उसके लिए एक मशीन खरीदा है, वो एक फिक्स एसेट हो गया, ठीक है। कंपटीशन करवा रहा है या कुछ काम करवा रहा है, कुछ उससे रिलेटेड कोई एसेट्स खरीदा है, फिक्स एसेट खरीदा है, जनरेटर खरीद लिया स्कूल के लिए, वो एक फिक्स एसेट होगा। तो उसका डिटेल्स अगर है तो वो तुमको देखना है। उसके बाद क्या बोला, वेरीफाइड अ रिफंड ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड फ्रॉम द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द रिसिप्ट्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिफंड मतलब क्या होता है, रिफंड का मतलब क्या होता है, रिफंड रिलेटेड डिटेल्स है, अगर कोई रिफंड रिलेटेड डिटेल्स है वो चेक करो, ठीक। और क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू द एंडोनमेंट फंड्स एंड प्राइजेस दैट आर केप्ट सेपरेट फॉर एनी इनकम इन द प्राइजेस हैज़ बीन। अच्छा, कोई कैश प्राइजेस दे रहा है, होता है ना, कोई स्कॉलरशिप मिलता है या किसी को कैश प्राइजेस दे रहा है, उससे डिटेल्स रिलेटेड जो भी होता है वो ऑडिटर चेक करेगा। एंडोनमेंट फंड बोलता है उसको, जो कैश प्राइजेस होता है। अब बोला कि इस बार जो टॉप आएगा उसको 11 लाख रुपए देगा, कैश में देगा, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स जो होगा ऑडिटर मांगेगा, वो सब चीज़ तुमको देखना है। जनरल चीज़ ही है, सब जनरल चीज़ ही है। अच्छा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्या है, टेंजिबल एसेट्स का वेरिफिकेशन, TDS रिलेटेड वेरिफिकेशन, डेप्रिसिएशन लगा है या नहीं, और क्या क्या है, स्टेशनरी, क्लोथिंग, प्रोविजन है, ये सब है। इंस्पेक्शन ऑफ द रिसीव्ड और प्रोविजन, फूड स्टफ्स, क्लोथिंग एसेट्रा एसेट्रा, ये सब सारा डिटेल्स तुमको देखना है, ये सब सारा चीज़ तुमको देखना है, ठीक है। और क्या क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, इसका जनरली क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आया, ये सारा चैप्टर इस ज्ञान में था, इस चैप्टर में। और क्या था बताओ, और क्या था बताओ, क्या था इस चैप्टर में, कुछ था, समझ में आया। हाँ, आई एम टायर्ड। उसके बाद आ जाओ, मरीजों का घर, क्या, हॉस्पिटल। मरीजों का घर मतलब हॉस्पिटल। सुबह सुबह हमेशा उठ के काम किया करो, बहुत अच्छा चीज़ है। सुबह सुबह उठे ना कोई भी, एवरीथिंग यू, सब उठने का टाइम पे प्रार्थना किया करो कि भगवान मेरे को पैसा बिल्कुल मत देना, लेकिन मेरा हेल्थ अच्छा देना। सच्ची बता, यू शुड प्रे। आई डोंट नीड मनी, आई डोंट नीड एनीथिंग, बट माई हेल्थ शुड बी वेल एंड गुड। जितना दिन जिएगा बस खुशी खुशी जिएगा। अच्छा, हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल का नाम लेके तो आदमी का धक 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 हो जाता है। वैसे भी अगर आदमी को सर्दी खांसी बुखार भी है, चलो कोई, वैसे उसको सर्दी खांसी बुखार में पता नहीं क्या नया बीमारी लग गया। आजकल पता नहीं क्या क्या बीमारी बाजार में घूम रहा है, और पता नहीं कोविड वैक्सीन लेने के बाद में कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है। यंग एजेस को, लड़का लोग को, बच्चा लोग को हार्ट अटैक्स आ रहा है। एक वीडियो देखा था, कहीं क्लास 9 का बच्चा बस खेलते खेलते वहीं सो गया, ही जस्ट फेल डाउन एंड वहीं ख़त्म, हार्ट अटैक हो गया। अरे, माई ग्रैंड मदर डाइड एट द एज ऑफ 100 रिसेंटली इन June 5। what's the use to it, बॉयल खाना, सुबह 4 बजे उठ के, वही बात। 100 ईयर्स में गया अचानक, कोई बीमारी नहीं, बट हार्ट अटैक हुआ, अचानक गिर गया वहीं। अभी उसका 100 बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था हम लोग, बर्थडे से शायद एक दिन पहले 6 जून को था।
एक दिन पहले वो हुआ, एट ए टाइम ख़त्म हो गया, कुछ बीमारी नहीं था उसको। अभी तक अपना काम सारा करता था, 4 बजे उठ के, सुबह ठंडा हो या गर्मी, कपड़ा धोना सब वो खुद का करना, खुद का पानी गर्म करना, नहाना धोना सब। दम है, खाया है। बोला तुम लोग क्या खाता है सब, नूडल्स ये क्या है, दादी खाओ ना, हट। नालायक, नालायक ज़्यादा बोलता था, और ज़्यादा एडवांस बोलने से इडियट, उसको इंग्लिश में सिखाया था, दादी इडियट बोलो, इडियट, हाँ इडियट। अच्छा क्या है ये, कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, सेहत के साथ मजाक नहीं। तो जब तुम हॉस्पिटल जाता है तो तुम क्या क्या देखेगा हॉस्पिटल में, हैं डॉक्टर साहब छाप रहा है बैठ बैठ के, हैं ये बीमारी हो गया बस नोट आप ही छाप रहा है, तुम डॉक्टर को जाके ये बोलेगा, हैं छाप रहा है मतलब क्या है, सीजन है आपका, हर दिन मैंने आपका ही सीजन है ना, एक दिन में 1500 पेशेंट देख लेता होगा ना, 500 रुपया इधर में, मतलब हम लोग खुद ही हिसाब करते हैं वहाँ पे, तुम देखना ये आदमी का नॉर्मल टेंडेंसी होता है, कहीं भी चला जाओ डॉक्टर के पास ही चला जाओ, हमको कहीं बुखार हो गया वहीं बैठ के हम लोग देखेगा कितना पेशेंट है, 3 4 अरे बाप रे 100 पेशेंट तो यहीं बैठा है, 500 रुपया हो गया, 50,000 तो यहीं से बिठा लेगा, अरे खर्चा ही क्या है इसका, बीवी बच्चा होगा कितना ना खर्चा करता होगा 50%, फिर भी 25,000 रुपये एक दिन का कमाई है इसका यार। देखो सबसे ज़्यादा कमाने वाला कौन है, डॉक्टर है, चाहे वो छोटा सा एकदम घटिया से घटिया क्लिनिक भी खोल लेगा, बांस का बना के भी खोल लेगा, वो वहाँ पे स्टेटस्कोप, अगर तुम अब तो तुम भी स्टेटस्कोप लगा के भी बैठ जाएगा ना, तुम एक दिन में लाख रुपए लेके उठेगा। फर्जी डॉक्टर भी बहुत है ना आजकल, डर भी लगा रहता है कि डॉक्टर असली है या नकली, पूछना आपका मेडिकल डिग्री दिखाई, सर्टिफिकेट दिखाओ तो एक बार, और फिर वो बोले यू आर डाउटिंग ऑन मी, मेरे ऊपर ही डाउट है, अरे झोला छाप बहुत घूम रहे हैं सर, इंडिया में ये कॉमन है, 20 साल प्रैक्टिस कर लिया बताओ डिस्पेंसरी खोल के, किसी को भनक तक नहीं हुआ ये नकली डॉक्टर है, पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेके बैठा है, उसको डाउट हो गया, फर्जी फर्जी आईपीएस ऑफिसर घूम रहा है हम लोग का, बताओ यस फर्जी फर्जी आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन के घूमता है। एक तो ऐसा आदमी था जो रिटायर भी हो गया, किसी को पता भी नहीं है ये आदमी कहाँ से आईएएस ऑफिसर क्या बना, रिटायर भी हो, बाद में पता चला कि ये आदमी फेक था, चलो वो तो बुढ़ा हो गया था, उसका तो डेथ हो गया, फिर बताओ। वो एक हम लोग के इंडिया में ना एक बहुत फेमस ठग था, राजा नटवरलाल, नाम सुना है, राजा नटवरलाल सुना है, 1960s के पास, 1950s 1960s के पास, वो जो आदमी था ही सोल्ड ताजमहल 3 टाइम्स, कुतुब मीनार 5 बार बेचा, वो 5 बार बेचा है वो कुतुब मीनार, लाल किला, बिहार का आदमी था वो, इतना बड़ा ठग था वो राजा नटवरलाल। आफ्टर इंडिया वो 50s 60s में मारा था शायद वो है ना, ऐसा ऐसा आदमी को पागल बनाया, अंग्रेज लोग को पागल बनाया वो, ये तो हमारा है, ताजमहल को 3 बार बेचा, गवर्नमेंट को पता तक नहीं चला, बाद में पता चला, अरे बाप रे बाप ये क्लेम मांग रहा है भाई, हम लोगों का मतलब हम लोग का प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग के ऊपर वही कर रहा है ये, हाँ सच में बता रहा है, वो था एक ठग था, आज तक दुनिया में सबसे बड़ा ठग उसके लेवल का कोई नहीं बना, लेकिन उसका अच्छा चीज़ क्या था, वो पैसा वो अपने पास नहीं रखता था, वो पैसा जो है ना वो ज़रूरतमंद में बांट देता था। उसको तो अरेस्ट करने का, जब उसको अरेस्ट किया था उससे पूछा उसको कि भाई तुम ऐसा दिमाग लेके क्यों आया, वो बहुत पढ़ा लिखा था, ही वॉज दैट टाइम ही वॉज ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लाइक दैट, पढ़ा लिखा आदमी था वो, बोलता है जब पता है नौकरी नहीं है, पास पैसा नहीं है हम लोग के देश के पास, इनके पास इतना पैसा है, चलो ना कहीं दिमाग और, बोला तुम ये दिमाग अगर देश के लिए लगा दो तो देश के लिए क्या लगाता बताओ, हम कहाँ जाता, बोलो आप ही बोलो, कहाँ काम मिलता हमको बताओ, कहाँ कहाँ मिलता, चलो हम सोचा चलो ये दिमाग में लगा के पैसा निकालना है, ये लोग से ही पैसा निकाला, लास्ट में वो जो उसका जो वो था ना जो कोर्ट में जो था, वो उसको देख के ताली मारने लग गया, बोला भाई तुम्हारा जैसा ठग हम आज तक नहीं देखे, लेकिन तुम वो ठग भी इस लेवल पे है, तुमको अच्छा बोले या बुरा बोले वो हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा, हम क्या तुमको सज़ा सुनाएगा, क्या सज़ा सुनाएगा बताओ, पैसा ले लिया, खुद के पास भी पैसा नहीं रखा, भलाई गरीब आदमी को, गरीब आदमी बोलता है इसको मत पकड़ो, ये हम लोग का भला किया है, हॉस्पिटल खोल दिया, वो खोल दिया, बताओ। ही वॉज वन ऑफ द सबसे बड़ा ठग इन 1960s, बहुत है ऐसा इंसान जो हम लोग के कंट्री में नमूना पैदा हुआ था। तो वो डाउट रहता है ना कि फर्जी डॉक्टर नहीं है, कहीं पता नहीं सिर दर्द का इंजेक्शन की जगह कुछ और लगा दे। तो जब हम लोग हॉस्पिटल का ऑडिट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वही अंडरस्टैंड दिस एनवायरनमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइवेट है पब्लिक है, खुद का है तेरा है मेरा है, वो देखो। और दूसरा चीज़ क्या देखना है तुमको, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम,
ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो देखना ही है। अब यहाँ पे पेशेंट मर रहा है, इधर डॉक्टर अपना किसी और के साथ घूम रहा है, पता चलने में आया कि नर्स ही डॉक्टर बन के बैठा है। ऐसा ऐसा भी है, बेचारा इंसान मर रहा है इधर। अभी डॉक्टर लोग का हड़ताल चल रहा है। लेट यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट बंगाल, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो स्ट्राइक चल रहा है। अगर डॉक्टर्स का स्ट्राइक चल रहा है तो आदमी भी तो मर रहा होगा, आदमी भी तो मर रहा होगा। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट आवर हेल्थ सिस्टम, हम लोग का जो हेल्थ सिस्टम है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में कभी एम्स था? कभी सोचा था कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में कभी एम्स आएगा? कभी ड्रीम एम्स, ऐसा कभी रिएक्शन आया था कि हम लोगों के पास ही 400 किलोमीटर दूर एम्स होगा? नो डाउट बना है। हम लोगों को कुछ होता था तो हम लोग को कहीं भागना पड़ता था दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। आदमी रात को 2 बजे लाइन लगाता है अपॉइंटमेंट के लिए, तभी भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। वेटिंग्स होता है ऑपरेशन का 2 to 3 years। यस, एम्स में अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है एम्स में अपॉइंटमेंट मिलना। और वो भी अगर डॉक्टर तुमको अच्छा मिला तो ठीक है, बहुत माथापच्ची करना पड़ता है एम्स में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तुमको स्लॉट्स नहीं मिलेगा, ऑल आर बुक्ड। और हम लोग का जो गुवाहाटी जो एम्स बना है बहुत अच्छा बना है, हम लोग का बेनिफिट्स हुआ है, इसके लिए बहुत बेनिफिट हुआ है। हम लोग को दिल्ली जाने का दरकार नहीं, वही डॉक्टर्स यहाँ पे है। और हम लोग का जो लोकल्स के लिए, हम लोग के लिए इतना जो सीट्स रिजर्व करके रखा है, अदर स्टेट्स का भी है नो डाउट, लेकिन हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स है। आई थिंक यहाँ पे और 2-3 एम्स बनेगा मेरे हिसाब से, और ईटानगर पे एक बनेगा, तेजपुर में भी शायद एक बनने वाला है। 2 एम्स तो शायद असम में ही होगा। आई थिंक इंडिया में ज़्यादा एम्स होने वाला असम ही होगा शायद। एक और बनने वाला है शायद, इस साल हो खुल जाएगा, नेक्स्ट ईयर तो खुलेगा, 2 एम्स हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है गुवाहाटी का एम्स का? मेडिकल बिल्डिंग देखा है? नहीं देखा? जाके देखना, ऐसा लगेगा जैसे सिंगापुर का कोई जगह में आ गया, उस लेवल पे बनाया है। तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग देखा है? अभी जो नया बना है तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग देख रहा हूँ, वो गाड़ी है उस पर जीप, बैटरी वाला कार, कम से कम भी होगा 20-25 के आसपास। वो घूमता है कैंपस पे, पूरा ग्रीनरी, इतना सुंदर बनाया है। वो छोड़ो, डिब्रूगढ़ में देखो असम सेक्रेटरीट का ऑफिस न्यूली इनोग्रेटेड हुआ है अभी पिछला हफ्ता। आई वेंट यस्टरडे टू सी दैट। ओ माय गॉड, ये मॉल वाला बिल्डिंग है क्या? इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर बनाया है। क्यों? डेवलपमेंट है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो रतन टाटा आया था, कोकिलाबेन हॉस्पिटल के पास सेकंड सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हम लोग के पास है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल है ना गुजरात में, उसके बाद ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर के लिए। सारा फैसिलिटीज़ है इसमें, वो A to Z, कैंसर थेरेपी, कैंसर ये 4th स्टेज का क्या क्या लेज़र ट्रीटमेंट, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। क्या नहीं है? डेवलपमेंट हुआ है, इट इज़ गुड फॉर अस। हेल्थ सेक्टर में तो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हाँ और भी ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल्स ना है नहीं, वो नो डाउट 50-50 का रेशियो है। ऐसा ऐसा जगह भी हम लोग का स्टेट्स में कि जहाँ पे एक हॉस्पिटल ही नहीं है, आदमी लोग को दूर तक जाना होता है। अरुणाचल है जैसे कि, अरुणाचल को अब जैसे कि किसी को अगर कोई सेंसिटिव केसेस है उनको डिब्रूगढ़ आना होता है, कोई रहता है द्यूं, उसको बेचारों को 2 दिन पहले आना होगा। किसी का वाइफ अगर डिलीवरी है तो उसको बेचारों को 3 दिन हफ्ता दिन पहले आना होता है डिब्रूगढ़ या नामसाई। क्यों? वहाँ पे है नहीं, अभी बंद, वहाँ पे भी बनेगा, ऐसा इशू नहीं है। नागालैंड गॉट इज फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, नागालैंड को अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला है 2 साल पहले, कोहिमा। एक है ना उसमें मोटा, तेमजिंग निमलांग, वो मोटा करके एक है, उसको बहुत अच्छा मिनिस्टर है, बहुत कॉमेडी करता है। तेमजिन इमलांग, वो मोटा करके है, वो बहुत कॉमेडी करता है अपना, बहुत अच्छा, मतलब बहुत हाई लेवल, मतलब वो है। उसने शेयर किया था वीडियो नागालैंड, मतलब कभी नॉर्थ ईस्ट तो आओ। एक इंस्टाग्राम पे उसने वो रील डाला था, कभी नॉर्थ ईस्ट तो आओ, इनवाइट करता है वो सबको, तेमजिंग इमला। कभी नॉर्थ ईस्ट आके देखो आप लोग कहीं बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में घूम रहा है, कभी यहाँ पे भी आके देखो। क्योंकि हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट है, दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। इवन यू हैव अनएक्सप्लोर्ड द नॉर्थ ईस्ट, तुम लोग आधा नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है। असम का आधा चीज़ देखा है? नहीं देखा है। हाफलोंग देखा है?
नहीं देगा है। डिमोक डिमो हो रहेगा, डिमोक वो ये है ना यार अरुणाचल में एक डिमो, उसका पहाड़ देखो, जन्नत है। तो ये सब सारा चीज़ आगे तो हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट के बाद में, ऐसा बात नहीं है नहीं हुआ, हुआ है। हॉस्पिटल्स बढ़ा है, मेडिकल सीट्स बढ़ा है, लेकिन फिर भी देखो डॉक्टर्स नहीं है। कहाँ पे? रिमोट एरियाज़ में। रिमोट एरियाज़ का डिस्पेंसरी देखो कितना साफ़ सुथरा है। हम लोग का आसाम में ही देख लो कितना साफ़ सुथरा डिस्पेंसरी है, पर डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर मुश्किल से 1 दिन टिकेगा, 10 महीना, मुश्किल से 2 महीना, उसके बाद क्यों? डॉक्टर का यह कहना है देयर इज़ नॉट एनी बेसिक फैसिलिटीज़। इट मे बी, हो सकता है। ज़्यादातर रिमोट एरिया, जब डॉक्टर्स क्या होता है ना, नीट का 4th ईयर के बाद, जो 4th ईयर होता है ना, 5th ईयर उनका फाइनल ईयर होता है। तो फाइनल ईयर में उनको क्या करना होता है? इंटर्नशिप करना होता है 1 साल का, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस उसमें, हॉस्पिटल्स में। वो तुम्हारा मर्जी है तुमको कहाँ पे जाना है, वो तुम्हारा मर्जी है, वो लोग एलोकेट करते हैं। तो जो फाइनल ईयर होता है वो 4 साल तक जो अपने आप को घिसा है, 4 साल तक जो 19 सब्जेक्ट पढ़ा है, 19,000 मेडिसिन का नाम पढ़ा है, वो सब चीज़ उसको वहाँ पे 1 साल तक वहाँ पे रहना होता है डॉक्टर्स को, ठीक है। उसको इंटर्नशिप करना होता है। उसके बाद वो क्या होता है, ही विल गेट हिज लाइसेंस नंबर आफ्टर क्लियरिंग MBBS फाइनल्स। मतलब MBBS क्या है? इट इज़ एन ग्रेजुएट डिग्री, वो बेस है। उसके बाद भी तुमको आगे जो करना है यू कैन डू। हाउ यू आर गोइंग फॉरेंसिक और सर्जन, या तो फिर ज्ञानो बनना चाहता है या डेंटोलॉजिस्ट बनना चाहता है। ज़्यादातर तो सब डेंटोलॉजिस्ट में ही जा रहा है, कोई कार्डियो में कम या डेंटोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट में ज़्यादातर जा रहा है, या मेडिसिन में भी रेयर ही जा रहा है कोई। कार्डियो, डेंटो और इसमें ज्ञानो, इस चीज़ में ज़्यादातर पैसा है, क्योंकि उन पे पैसा ज़्यादा है, इसी चीज़ में जा रहा है। और कोई फॉरेंसिक में भी बहुत कम है। फॉरेंसिक डॉक्टर्स इंडिया में बहुत कम है। अगर फॉरेंसिक रेशियो देखेगा ना, फॉरेंसिक डॉक्टर का चीड़ फाड़ पोस्टमार्टम, वो बहुत कम है मेरे हिसाब से। क्योंकि फॉरेंसिक्स में तुमको हर बॉडी पार्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, हर पॉइजन का, हर उसका नॉलेज होना ज़रूरी है उस ब्रांच ऑफ साइंस में। तो अगर हॉस्पिटल का ऑडिट करेगा हम लोग क्या देखेगा? वही बात देखेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखो। उसके बाद में देखो क्या एसेट्स खरीदा है तुम, क्या इक्विपमेंट, एसेट्स में क्या आएगा? इक्विपमेंट क्या खरीदा, क्या मशीन खरीदा है, क्या तुम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, क्या तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है। तुम अगर हॉस्पिटल खोल के रखा है तो तुम्हारा पेशेंट ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी कितना है, तुम कितना पेशेंट स्टोर कर सकता है अपना, कितना बेड्स है तुम्हारे पास, ठीक है। टैक्स डिडक्शंस तुमको क्या मिलता है? टैक्स डिडक्शन तुमको क्या मिलता है? सिर्फ प्रोफेशनल PGBP वाला हेडिंग वाला सेक्शन आएगा, इस पर स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है, क्या डिडक्शंस तुम क्लेम करके रखा है। ये सब चीज़ तुमको देखना है। और क्या देखना है तुमको बताओ, और क्या देखना है तुमको इसमें? अगर एसेट्स खरीदा है तो उसका फिजिकल कस्टडी किसके पास है, क्या तुम डेप्रिसिएशन चार्ज किया है या नहीं, ये तुमको देखना है। और उसके साथ साथ तुमको क्या देखना है? वही नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होता है हॉस्पिटल में, क्या क्या एक्सपेंसेस होता है, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम्हारा खुद का चैम्बर है तो तुम रेंट देता होगा, तो रेंट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, और भी सारा एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंसेस लिख देना सबसे अच्छा रहेगा, दिस ऑल आर यूटिलिटी एक्सपेंसेस। तो ये तुमको चेक करना होगा। और इसमें देखो रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या है। इन केस ऑफ ए हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट वाउच द ग्रांट रिसीव। देखो हर चीज़ में हो, एडुकेशन हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल्स हो, कुछ भी हो, ग्रांट कॉमन पॉइंट है। ग्रांट तो मिलेगा ही। जो ग्रांट मिलता है ना तुमको, ग्रांट वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए मिलता है, तो उसमें ये चीज़ लिखना, जो ग्रांट्स मिलता है मैंने कहाँ पे उसको खर्चा किया, और खर्चा किया तो किस पर्पजेस के लिए खर्चा किया। ये 2 चीज़ तुमको देखना है, हाउ मच यू हैव स्पेंट एंड व्हाट इज़ द पर्पजेस। पर्पजेस क्या है? अगर तुम वो पर्पज फुलफिल नहीं कर पाए तो तुम वहाँ पे क्यों नहीं किया, रीजंस तो ये तुमको रीज़न देना। ये बात तुम ग्रांट्स पे लिख के आना कि भाई देखो जो ग्रांट्स मिलता है इट इज़ एन इनकम नो डाउट, बट फॉर व्हाट स्पेसिफिक पर्पजेस इट हैज़ बीन रिसीव्ड, द पर्पज मस्ट बी फुलफिल्ड। ये तुमको लिख के आना है इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितना पेशेंट्स एडमिट हुआ, तो तुम्हारा ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी देखना है, सीधा सा बात है, ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी बोल सकता है उसको। डोनेशंस भी मिलता है, वेलफेयर बेनिफिट्स होता है ना, जैसे अभी कोविड रिलीफ फंड आया था, अभी वो कोविड रिलीफ फंड आया था ना, कोविड रिलीफ फंड नहीं आया था अभी थोड़े दिन पहले, वो क्या था? कोविड के लिए था। तुमको पता है कोविड के टाइम पे वो जो अभी जब फर्स्ट लेयर आया था कोरोना का, जब कोरोना का फर्स्ट लेयर आया था, अभी वो क्या कैंप्स बोलता था उसको, आइसोलेशन सेंटर जो बना था, उस पर
ये इधर भी दुनिया भर का कैंप्स बना था, इधर ये स्कूल्स वगैरह सब बंद था, वहाँ पे कैंप्स लगा दिया आइसोलेशन। उस टाइम तो बहुत बुरा हाल हुआ था। फर्स्ट लेयर से ज़्यादा तो सेकंड लेयर में आदमी मरा है। जो सेकंड लेयर आया था ना उस पर तो दिल्ली, आई वॉज इन डेट टाइम, मैं हम दिल्ली में था उस टाइम। जो सेकंड लेयर आया था, दिल्ली का रोड में लाश गिरा हुआ है, वहाँ पे जगह नहीं है बिल्कुल भी, शमशान घाट में। एम्स जो हॉस्पिटल है, सो जो जितना भी एम्स के हॉस्पिटल के सामने जो एंट्री गेट है, वहाँ से लेके पूरा आईएमए तक, पूरा एकदम रेलवे स्टेशन तक लाश ही लाश बांध के रखे है एकदम, जैसे कि कोई ज़ॉम्बीज अटैक हो गया। ऐसा हाल हो गया था सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर वाज द वर्स्ट। बहुत आदमी मरा था सेकंड लेयर में, बहुत ज़्यादा आदमी। हम लोग के इधर इतना नहीं हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में इतना इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उस साइड सबसे ज़्यादा कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला स्टेट पता है कौन सा था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये 3 स्टेट्स ऐसा था जहाँ पे कोरोना बहुत गंदा फैला है। पता है कोरोना में अभी 2022 में रेस्ट्रिक्शंस उठा है, आज से 2 साल पहले अक्टूबर में उठा है। बताओ, महाराष्ट्र में अक्टूबर तक रेस्ट्रिक्शंस था, अभी उठा है 2 साल पहले। सब कुछ अभी खोला है, नहीं तो पहले तो 50% वो था, 11 बज के चलो बंद करो बंद करो बंद करो, हाफ लॉकडाउन। और जब किसी को मिल गया तो पुलिस उसका लॉकडाउन खोलता था। हम लोग क्रिकेट खेल रहा था एक बार फर्स्ट लॉकडाउन में, कौन आएगा यार, ऐसा होता है ना आदमी, कौन आएगा, पुलिस है तो गांव में थोड़ी ना पुलिस आएगा, बड़ा बड़ा आदमी सब। बोला आज ये लोग गया, आज तो गया है लोग। और वो क्रिकेट खेल रहा था, व्हाट ए लवली शॉट, कमेंट्री मार रहा है इंग्लिश में पीछे। पुलिस का बोलेरो क्रॉस हुआ, लोग ध्यान नहीं दिया, पुलिस देख लिया। अच्छा वो लोग क्या, कितना चालू है पुलिस वाला का एपीबीएन का कमांडो था। वो लोग फील्ड पे खेल रहा था, पीछे से आया सारा कमांडो लोग को घेर लिया, बंदूक लगा दिया था। लॉकडाउन में तुम्हारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, बंदूक लगा दिया था लोग के ऊपर, ऐसे दिखा दिया कि कोई ऐसा 10 जन था। अरे एजेड आदमी सब रे, बच्चा लोग है सब, बच्चा लोग को तो छोड़ दिया, केला इसलिए कि काम है घरत कुनुमा कुआ नहीं निकी নহয় सर हेती मु कोई खेल क्रिकेट घरत जो। और जो बड़ा था 5 जन था, ट्रायंगल बना दिया लोग का, चलो इतना जोर से मारा ना लोग। दूसरा दिन मल्लम लेके घूम रहा है, कहाँ जा रहा था? अरे यार फट गया हमारा पैर, बहुत जोर से मारा यार, कमांडो मारता बहुत ख़राब है, एक्सपीरियंस अच्छा लगा लेकिन इतना मारा था लोगों को। हाँ तो उन लोगों को जब तुम लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि तुम लोग को नहीं निकलना है, क्यों निकला? हम लोग के लिए तो निकला। तो उस टाइम पे सिचुएशन बड़ा पेंडेमिक था जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा, जिस दिन 23 मार्च को लगा था ना लॉकडाउन 2020 को, 23 मार्च 6 बजे, यहाँ तो 3 बजे डिक्लेयर कर ही दिया था। आज तो गया भाई। जिस दिन पहला जनता कर्फ्यू लगा था, 20 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन वो ट्रायल था, मोदी जी देख रहा था कि इंडिया वाला हम लोग का आदमी सब क्या रिएक्शन देता है। उस दिन पता है एक तो ईयर एंड का काम, ठीक है, ईयर एंड का काम, आई वॉज वर्किंग इन तिनसुकिया डेट टाइम, तो ईयर एंड का काम, इधर ऑफिस से प्रेशर आ रहा है, फ़ोन, अबे तेरा काम तू ही संभाल। हम तो किया फ़ोन ऑफ, और जब लगा अबे लॉकडाउन लगेगा 23, हम ऑफिस में बैठा यार 31 मार्च का काम है, और अबे तेरा काम तू जान, तू कितना देता है भाई, नहीं रखना वो काम को, मेरा रखो। हम तो भैया 2 बजे उठाया अपना बैग और भागा वहाँ से। फ़ोन आ रहा है घर पे, तुम क्यों नहीं आया, तुम जल्दी आओ। हम लोग साला ये बात नहीं समझ रहे कि क्या बॉस है। दूसरा दिन वो मार खाया, मज़ा आ गया। वो ऑफिस में बैठा है, उसको बोला कुछ नहीं होगा, क्या लॉकडाउन लगेगा, ऐसे ही सब अफवाह। और जब उसको लगा 8 बजे, अरे ये तो सच में बोल दिया। वो ऑफिस भी बंद नहीं किया था, जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ था ऑफिस भी बंद नहीं करके रखा है। उस टाइम बोल दिया था 6 बजे तक सब घर में घुस जाओ। कमांडो लोग घूम रहा है पूरा एकदम सिचुएशन। गुवाहाटी में तो अनाउंसमेंट करता है, पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा था 6 बजे से सब अंदर रहो। नहीं मतलब मार खाया वो, अच्छा मज़ा आ गया। दूसरा दिन देखता है वो उसको मार खाया, वो बहुत खराब मारा उसको पुलिस वाला। तुमको क्या काम है ऐसा है? सब ऑफिस बंद, सबका छुट्टी, वर्क फ्रॉम होम, सबको लैपटॉप पकड़ा दिया, वो जाओ भागो वर्क फ्रॉम होम। लेकिन वो तो पैसा कमाने का चक्कर है,
कभी अभी भी मिलता है, अभी मज़ा आया ना, आई साला गलती कर दिया लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत मारा उसको पुलिस वाला। तो वो एक क्या था, वो एक सीन था, वो एक कंट्रोल, बहुत सिचुएशन वर्स था। अगर ऐसा पेंडेमिक अगर दोबारा आता है तो वो ख़राब चीज़ हो जाएगा, क्योंकि उससे हम लोग का जो इकोनॉमी था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी तो चलो उससे हम लोग मेकअप कर लिया है, हम लोग उससे निकल चुका अभी उस फेज में। लेकिन फिर भी 2 साल तक तो वो, अगर 2 साल तक बंद रहेगा कोई भी इकोनॉमी, सब कुछ तो बंद कर दिया था फर्स्ट टाइम तक, सप्लाई चेन सब बंद था। अरे दुकान में क्या होता था, दुकान में जब आदमी जब जाता था, अभी वो सर्कल बना के रखा है, कभी कभी वैसा हंसी आता है हमको, वो सर्कल बना के रखा है अभी भी हम कभी जब दुकान में किसी का दुकान में जाएगा, क्या हुआ कोविड 2 गज की दूरी जरूरी नहीं है क्या अभी, और सर्कल कहाँ बना के रखा है, दिखाना हमको एक बार, हम भी सर्कल पे खड़ा होगा। सर तुम वही आदमी है ना जो तुमको हमको सामान नहीं दिया था, अरे दूर 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 दूर, अभी लो हम तुम्हारा सट के खड़ा है, दो सामान दो हमको, सामान दो हमको अभी। उस टाइम आदमी को 2 गज की दूरी भी बहुत, आदमी छींक देता था, अरे अरे टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, क्वारंटाइन, कोरोना होल कोरोना होल, कोरोना हुआ कोरोना हुआ कोरोना हुआ। अबे सर्दी खांसी सबको होता है, सर्दी खांसी सबको होता है, वो कोरोना हो गया उसको। यहाँ तो सच्ची बता रहा है, अब तुम जोर से छींक मार देगा पब्लिक स्पॉट पे, दूर एकदम खाली, ये डर हो गया था आदमी के मन में, सच्ची बता रहा है। आदमी को कोई नहीं आता था, हम लोग के घर के पास में कंटेनमेंट जोन लगा दिया था, 1 महीना तक कोई घुसा नहीं उसके घर में। लेकिन एक चीज़ अच्छा था, सब दूर रहता था उस टाइम, आएगा सामने आ आ, अरे दूर रहो, वो फिर वो रखता था क्या क्या सैनिटाइज़र, उस टाइम समझ में आया था ये सैनिटाइज़र होता है, ये खौफ था कोरोना का। चलो ये चीज़ अच्छा था, आदमी डरता था, आदमी डरता था उस टाइम। अच्छा दूसरा चीज़ क्या हो गया था उस टाइम पैंडेमिक में, आदमी कम कर दिया, कोई भी फंक्शंस होता था जहाँ पे 10 आदमी हो रहा था वहाँ पे 2, जैसे कि मेरा शादी हुआ था 5 आदमी के बीच, कोरोना लेयर सेकेंड लेयर में। अबे हम बोल रहे थे अरे चलो रे क्या फेरा लेना है, चलो हो गया फेरा जी घर चलो, फेरा भी हम अपना घर में वो बना के लिया रहे, चलो अरे चलो चलो हो गया शादी हो गया, चलो 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 घर चलो घर चलो, हम तो अपना सोच आई साइड में खड़े, दे दो चलो चलो हो गया चलो हो गया, यहीं विदा कर, रोटी का लगा दो, चलो मांग भर दिया, चलो घर चलो। हम तो ऐसे करके ला रहे हो, तो 5 मिनट में वापस ले आया, चलो 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 बैठो गाड़ी में, और क्या कर सकता है। और एक न्यूज़ हो रहा था, दूल्हा एक लड़का लड़की देखने गया वहाँ पे, लॉकडाउन लग गया, वहीं फंस गया लड़की के घर में, वहीं उसने शादी मतलब सबसे यूनिक अलग अलग चीज़ हुआ था वहाँ पे। और अच्छा उसके बाद में दूसरा चीज़ क्या था, माइग्रेंट लेबर्स का केसेस हुआ था उस टाइम, सबसे छाया था सोनू सूद। सोनू सूद, सोनू सूद के पास पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आया था, बस पे बस खरीद लिया। बाद में जब हंसी तब आया जब उसको ये ईडी वाला नोटिस भेजा है, आपने कोरोना के टाइम पे इतना पैसा खर्चा किया था, बताओ कहाँ से आया ईडी डिपार्टमेंट वाला पीछे पड़ गया उसके, बताओ उस टाइम में आप छा गए थे, बताओ अनडिस्क्लोज इनकम बताओ कहाँ से आया था इतना पैसा, वो बेचारा डिपार्टमेंट का चक्कर काट रहा है। कोई नहीं छोड़ा मोदी जी किसी को नहीं छोड़ा। बहुत याद है लॉकडाउन का। हाँ उस टाइम जब ऑफिस के साथ में जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग लास्ट ईयर शायद कंपनी ज्वाइन किया था, क्या वो 6 मंथ्स का कुछ किया था फिर छूट दिया था, वर्क फ्रॉम होम दे दिया। सुबह सुबह 6 बजे फ़ोन आता था, यस गेट अप प्लीज़, यस गेट अप प्लीज़, रिकॉर्डिंग, यस गेट अप प्लीज़। अबे शायद तुम लोग कौन सा कंपनी है भाई, तुम लोग 6 बजे उठा देता है आदमी को, काम देता था करने के लिए। उस टाइम ये वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा चला हुआ था, डाटा एंट्री ये एंट्री, आदमी लोग पागल सा हो गया था उस टाइम में, वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उस टाइम आदमी खाली बैठा था, वेला बैठा था, फुर्सत ही फुर्सत है। जिस आदमी को आज तक रोटी बनाना नहीं आता वो उस टाइम पे कुकर बन रहा है, कुक बन रहा है। टिकटॉक पता है उस टाइम कितना पैसा कमाया था, उस टाइम रील्स बनना छा गया था। ऐसा ऐसा आदमी रील्स बना रहे हैं, हम लोग का घर के सामने वाले आंटी लोग रील्स बना रहे हैं, हम लोग क्या है काम नहीं है, अरे क्या काम है, लॉकडाउन चल रहा है मजा लो, रील्स बना के घुमा रहे हैं। अरे वाह, तो सरकार को क्या लगा बंद करो रे इससे, तो पागल हो जाएगा आदमी सब। दिन भर मतलब सोशल मीडिया, मतलब उस टाइम आदमी जो वाईफाई वगैरह लगा के बैठा था ना, दे हैव यूटिलाइज्ड द एंटायर डेटा। रॉकेट वाईफाई पैसा कमाया उस टाइम, जो रॉकेट वाईफाई था वो पैसा बहुत कमाया।
क्योंकि सीन चेंज हो गया था। इनके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन था नहीं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ था सब खुला था, राशन का दुकान खुला रहता था 6-6 बजे तक, मतलब 2 घंटे का टाइम देता था, 2 घंटा। और भीड़, पूरा भीड़ रहता था उस टाइम में। और जब भी कोई आदमी जोर से छींक मार देता था, सब खाली, सामान दो रहे हमको सामान दो देगा, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज सैनिटाइज। वो फिर वो प्रेशर मारता था सैनिटाइजर का उसके साथ में, उसके पूरा साथ में। हो गया सपा, हो गया, अदे डर, दूर रहो बस हमसे, 2 गज की दूरी। और ये कमेंट बोलता है पूरा साथ तक, बोलता है कि कोरोना अर्थ से कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बात है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सारा क्रेडिट गोज टू होम, ये जो सारा कांड करने का क्रेडिट गोज टू होम, चाइना। चाइना के पास में ऐसा पावर है करने का। एक्चुअल में क्या है ना, वो गड्ढा खोदा था इंडिया के लिए। वो क्या किया था, वो ये सोचा था कि बायोलॉजिकल वॉर कर लो इंडिया के साथ, हम लोग को तो कुछ देने वाला है नहीं, चलो। 2020 में गलवान अटैक हुआ था ना, 2020 लॉकडाउन के टाइम पे वो, और उसके बाद सेकंड टाइम पे जब वो आया था, तब तो हनुमान जी का गदा और भगवान शिव का त्रिशूल, जिसको पिनाका बोलता है, ये मोटा मोटा डंडा तार बांध के, उनका था 600 यूनिट, मतलब 600 आदमी था उन लोग का, और हम लोग का 10 जवान। इतना मोटा मोटा गदा और इतना मोटा मोटा डंडा, और 10 जवान जो है 600 वाला को इतना मारा है, इतना मारा है, किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का हड्डी तोड़ दिया। वो लोग वहाँ से 600 का 600 जन मार खाया। आज तक वो चाइना कभी क्लेम नहीं किया कि दे बैड, नो, ओनली माइनर कैजुअलिटीज़ हुआ था इंडियन आर्मी। अरे तुम लोग रियलिटी सुना था? वो लोग जब सेकंड टाइम अटैक करने आया था ना, हम लोग का जवान सब तो बैठा है, पता है, लोग आओ तो सही एक बार। वो लोग का शरीर में दम नहीं है, वो लोग बर्फ़ नहीं पिघल सकता यार, वो लोग बर्फ़ में नहीं रह सकता, वो लोग, इस लोग का बॉडी टेम्परेचर ऐसा है, कुछ नहीं वो लोग का। वो लोग प्रोपेगेंडा वीडियो बना के आदमी को वो कर देगा, कुछ नहीं वो लोग, क्वांटिटी है बस वो लोग का, क्वालिटी नहीं है बिल्कुल। तो इतना मोटा मोटा गधा ले लेके भाग, हनुमान जी का जो गधा नहीं होता वो मारा है उन लोग का, माथा में, पैर में, जहाँ मिला है वहीं मारा है। वीडियो तुम फैक्ट देखना, डिफेंस मिनिस्ट्री का उसमें पढ़ो। वो गड्ढा तो हम लोग के लिए खोदा था। कौन सा जगह, वुहान ना, वुहान में क्या एक जगह है वहाँ पे, वो वहाँ पे एक्चुअल में बना क्या था, वो बायोलॉजिकल वॉर्म जो बनाया था, वो सोचा यार कुछ नहीं होगा, वहीं का कोई पागल एड़ा वही खोल दिया, वही लैब में फैल गया कोरोना, हेले। उसके बाद चाइना के साथ जो हुआ है, चाइना के साथ जो सिचुएशन, जो वर्स्ट सिचुएशन वर्ल्ड में 5 कंट्री फेस किया था, इटली, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया और चाइना। इटली में तो, इटली का तो हेल्थ फैसिलिटी वर्ल्ड का सुपर क्लास फैसिलिटी है इटली में। इटली का जो मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, वो वर्ल्ड क्लास है, कोई कमी नहीं है, फिर भी वो अटैक नहीं कर पाया। और अच्छा, इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल्स में सबसे आगे है, इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में सबसे आगे है। वो मैन्युफैक्चर ऐसा ऐसा दवाई वर्ल्ड के लिए वो एक हफ्ता में बना सकता है वो। हम लोग इतना पोटेंशियलिटी है अपना उस केस में। लेकिन हम लोगों का हेल्थ सेक्टर और इटली का हेल्थ सेक्टर में बहुत दिन रात का फ़र्क है। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है इटली के पास में। तो इटली के पास टेक्नोलॉजी, तो भाई हम लोग तो कुछ कर सकते हैं ना। तो इटली वाला बोला कि प्लीज़ हम लोग के लिए आप लोग मेडिसिन बनाओ। तो उस टाइम तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद ही था, टोटली कंप्लीट बंद था, सब कुछ बंद था। तो लेकिन एसेंशियल इमरजेंसी मेडिकल केसेस के लिए हम लोग एक्सपोर्ट्स खोल दिया था, भर भर के पैरासीटामोल, भर भर के ये क्या एक हाइपो, क्या एक और मेडिसिन था ना, टैबलेट एक था, सबको दान दिया हम लोग। IQ क्लोराइन ने क्या एक नाम था उसका, भर भर के भेजा है। कोविड वैक्सीन भर भर के भेजा है, फ्री लगाओ, पूरा कंट्री को मेडिसिन हम लोग दिया है। और एक चुगली करता है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग तो मरते दम तक इंडिया का वैक्सीन नहीं लगाएगा। फिर लास्ट में वही खुद भीख मांगा, अच्छा मोदी जी वो था ना, वो वैक्सीन दे दीजिए ना, इंसानियत के लिए तो दे दीजिए। बताओ, मतलब एंटायर सीन वाज चेंज्ड, एंटायर सीन वाज चेंज। इस चीज़ में बस तुमको ये सब 2-4 बात का ही ध्यान रखना है। हॉस्पिटल सेक्टर में कितना पेशेंट आया, उनका रिकॉर्ड्स, एसेट्स का डिटेल्स, मिनट्स बुक्स, कितना TDS कटता है, ग्रांट्स मिलता है तो उसका स्पेसिफिक पर्पजेस क्या है और किस पर्पजेस तुमको मिला है और कितना तुम यूटिलाइजेशन किया, परसेंटेज यूटिलाइजेशन तुमको लिखना है। अच्छा, नॉर्मल जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस है उनका डिटेल्स,
वो सब तुमको इसमें देगा। और मिनट बुक में क्या देखना है, अगर कोई पब्लिक हॉस्पिटल या पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो जो डिसीजंस लिया तुम, किस टाइप का डिसीजंस लिया है, वो तुमका मिनट बुक में चेक होगा। बस ये 2-4 बात है। और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तुम्हारा, वो सब चीज़ तुमको देखना है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल में क्या देखना है? इंटरनल कंट्रोल में तुमको ये देखना है कि एनवायरनमेंट क्या है। अब हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट हम क्या समझाए तुम लोगों को? पागल भी है, अच्छा भी है। अगर पागल वाला हॉस्पिटल में चला जाएगा तो डॉक्टर खुद पागल हो जाएगा। पागल का डॉक्टर अलग ही होता है। पागल का जो डॉक्टर होता है ना, वो अलग ही होता है, वो खुद पागल होता है। वो बेचारा उनके साथ रह रह के पागल हो जाता है। पागल आदमी कभी ठीक नहीं होता है। जो पागल आदमी होता है ना, कभी ठीक नहीं होता है। और जो डॉक्टर होता है उसको ठीक करने के लिए बेचारा खुद पागल हो जाता है। कभी पागल हॉस्पिटल गया है? पागल खाना गया है कभी? कभी एंजॉय करके देखो, एक्सप्लोर योर सेल्फ समटाइम, हैव सम न्यू एक्सपीरियंसेस। पागल पागल खाना एक बार हम गया था यहाँ पे, कौन सा है दिल्ली यूपी बॉर्डर में महेंद्रगढ़। हम गए थे वहाँ पे पागल खाना। दोस्त लोग चल पागल खाना चलता है। हम बोला देखो चलते, चलो लेट्स गो। तब देखा था वहाँ पे ऐसा ऐसा पागल है। एक आदमी तो पजामा अपना माथा पे पैर के इससे खड़ा है। हम बोला बारे कहाँ ले आया तू? हम बोला कहाँ ले आया? दूसरा देख रहे बैट लेके खड़ा है। आई एम कमांडो, आई एम कमांडो, आई एम कमांडो, ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोला भाई तुम बड़ा अच्छा जगह ले गया। भाई चल देखते हैं हम लोग। उसका कोई दोस्त था वहाँ पे डॉक्टर। हम बोला तेरा दोस्त को यही मिला रे? हम उससे पूछा एक्सपीरियंस कैसा है? बोला भाई हम लोग ऐसा, जब हम लोग घर जाता है ना, हम लोग खुद पागल हो जाता है। हम लोग चावल खा रहा होता है तो बोलता है रोटी खा रहे हैं हम लोग, ऐसा हाल हो जाता है हम लोग का। बोले क्योंकि उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दे आर व्हाट मेंटल डिसऑर्डर्ड। उनका मेंटल डिसऑर्डर मतलब ठीक नहीं होता है, वो हो जाता है आदमी। पागल होने का कारण बहुत ज़्यादा होता है। कोई एक चीज़ पे तुम फोकस रख लेगा ना, तुम्हारे दिमाग पे वही इमेज बन जाएगा, तुम उसी चीज़ में पागल हो जाएगा। पागल कोई आदमी जानबूझ के थोड़ी ना होता है यार। आदमी को ना जानबूझ के पागल होता है, सिचुएशन बना देता है उसको पागल। तुम ज़्यादा पढ़ लिया, हाँ तुम ज़्यादा पढ़ लिया या कुछ और वो इमेज तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, तुम उसके बारे में सोचते रहेगा, तुम्हारा मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। वो होता है रीज़न, बहुत सारे रीज़न। तो तुम लोग को ये सब चीज़ देखना। और क्या क्या आता है सबसे पहले? रिसिप्ट्स एंड काउंटर फोलियो। रिसिप्ट एंड काउंटर फोलियो इसका मतलब कि अगर कैश डिपॉजिट करके रखा है तो उसका काउंटर फोलियो रिसिप्ट्स तुम चेक करो। ये सब जनरल कंट्रोल्स हैं। अगर डिविडेंड इनकम कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है शेयर्स में, वही डिविडेंड इनकम अगर है तो तुमको वो सब चेक करना है। तो ये सब चीज़ सारा तुम्हारा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा। ठीक है, आई थिंक 2 क्लासेस में ख़त्म हो ही जाएगा शायद। अच्छा, अभी आए हॉस्पिटलिटी सेक्टर। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में पता है क्या क्या है? सबसे पहले है रेस्टोरेंट्स। ए पापा कोआ की होल আজি बोलो ना किबा खाबले जाम की खाबा আজি किबा खाबले ऐसे बोलो। तो तुम लोग होटल जाएगा रेस्टोरेंट पे, और वहाँ पे तुम लोग ऑर्डर कर दिया चिकन। यू विल एंजॉय। चिकन खाता है? यस। पैर तक नहीं मिलता। आई एंजॉय लाइक डैट। ठीक है, तो क्या होता है, टेस्ट है। अगर तुम होटल जाएगा, तुम लोग रेस्टोरेंट जाएगा, तो वहाँ पे क्या चीज़ का तुम लोग ऑर्डर करेगा? आपने कितना रोटी खाया? 2। ये तीसरा है ना? अच्छा, तीसरा रोटी खाया। अबे लिख पे 3 रोटी खाया इसने। तुम उसका वहाँ में खाने का गिनती करेगा? तुम उसका वहाँ में खाने का चीज़ गिनती करेगा क्या? तुमने कितना भात खाया? 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4, ये गिनती करेगा वहाँ पे तुम? होटल्स में क्या ऑडिट होता है? क्या चीज़ का हॉस्पिटल्स में क्या, हॉस्पिटल चलता है, होटल्स में तुम लोग क्या चीज़ का ऑडिट करेगा? वाउचिंग वेरिफिकेशन करेगा ना। क्या चीज़? कितना कस्टमर एक दिन पे आता है तुम्हारा? कस्टमर्स कितना आता है तुम्हारा? नंबर ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, नंबर ऑफ कस्टमर्स आने के बाद में तुम्हारा टोटल कलेक्शंस कितना हुआ, ये देखिएगा तुम। टोटल कलेक्शंस होने के बाद में भाई तुम्हारा एक्सपेंस क्या चीज़ में हुआ? खाना बनाने का एक्सपेंस। अब खाना बनाने में तुम्हारा जो सब्जी लेके आया, तुम फल लेके आया, जो सामान तुम लेके आया मार्केट से लेके आया, तो मार्केट रेट पे लेके आएगा तुम। तुम्हारा कितना एम्प्लॉयज़ है? शेफ्स। आज के टाइम पे तो जगह जगह शेफ्स है। आज के टाइम तो जगह जगह शेफ्स है। हर कोई शेफ बन सकता है विदाउट एनी डिग्री। पता नहीं
एक फास्ट फूड का सेंटर का दुकान खोला था, वो कटर लेके रखा था, ऐसा उछाला बन रहा था शायद उंगली में लग गया, उंगली कट गया उसका। हम बोला भाई महंगा पड़ गया ना, और लास्ट में सिलना पड़ा उसका उंगली। कोई प्रोफेशनल नहीं थोड़ी ना है तुम लोग। प्रोफेशनल शेफ बनने का कोशिश बहुत करता है लेकिन बन नहीं पाता है। हम लोग प्रोफेशनल शेफ्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्सेज होता है उनके लिए। वो एक हाथ में ऐसे लेके थाली लेके आएगा। यस वी शुड रेस्पेक्ट देम। हम लोग आज के टाइम पे जो खाना खिलाता है ना, वो सबसे बड़ा अच्छा काम है। आज के टाइम पे आदमी निवाला छिलता है लेकिन वो लोग खाना खिलाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम। लेकिन इंसानियत का कोई वो नहीं है ना। अबे सफाई करने वाला भाई साफ करता है वो, तुम लोग से ज़्यादा पहुँच है उसका। तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग गंदा करता है, वो साफ करता है। नो डाउट उसको पैसा मिलता है लेकिन काम है उसका, वो अपना काम पे लॉयल है। बारिश आओ, तूफान आओ, आंधी आओ, भूकंप आओ, कुछ भी आओ, है वो काम कर रहा है। वी शुड रिस्पेक्ट देम। लेकिन हम लोग का नॉर्मल टेंडेंसी रहता है ना। अच्छा, हम लोग का मेन आदत क्या होता है? खाना वेस्ट करना। बिना हिसाब का हम लोग को खाना तो पड़ता नहीं, हम लोग वेस्ट करते हैं। होता है कि नहीं बताओ? तो हॉस्टल या रेस्टोरेंट्स में जब हम लोग जाता है तो हम लोग तो ऑर्डर तो कर देता है। अभी तुम उसको बोलेगा भाई हमको 50 ग्राम रोटी लेकर आओ क्योंकि हमको 50 ग्राम रोटी का भूख लगा है, तुम तो ऐसा नहीं बोलेगा ना उसको। तुम हिसाब से मंगाओ, फिर मंगा लो। अब एज एन गेस्ट हम लोग कहीं जाते हैं, मान लो हम लोग किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, तो जब हम लोग को खाना सर्व करता है तो किसी किसी का देखना आदत होता है वो थोड़ा कम देगा तुमको, लेकिन हम लोग उसको माइंड में ले लेता है तो इसका खाने का कमी है, खाने का कमी है इसको। अबे तुम खाना बर्बाद करेगा, तुम खाना बर्बाद कर सकता है ना, फिर मांग लो थोड़ा और दीजिए, उसमें शर्म नहीं है ना। अगर तुमको वो डाल दिया, तुमको डाल दिया, तुम खाया नहीं, अगले का तो बर्बाद हुआ ना। और फिर हम लोग क्या क्या था वो, उसका नियत नहीं था यार देने का, कंजूस था वो। हम लोग ये ताना मारता है उसको, वी कमेंट लाइक दैट। अगर वही चीज़ उसके घर पे हो तो सेम, अगर वही चीज़ वो खुद करे, खुद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। खाना तो वेस्ट करता ही है नो डाउट, घर पे भी खाना वेस्ट होता है, रेस्टोरेंट्स में भी खाना। तो आजकल क्या सिस्टम है भाई, खाना जो बचा ना पैक कर दो। कोई रेस्टोरेंट्स में मैंडेटरी रूल कर दिया, आप अपना खाना लेके जाओ, अच्छा चीज़ है पैक करो, खिला दो ना किसी को यार। समझ में आया? ये नया रूल पहले नहीं था, ये सब जो छोटा छोटा रूल्स पहले नहीं था, अभी कर दिया। चला जाओ तुम बड़ा रेस्टोरेंट्स पे कहीं पे, और बड़ा रेस्टोरेंट से जाते तो ये जो ढाबा टाइप जो रेस्टोरेंट्स होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, साफ़ सुथरा, जो हाईवेज़ के पास में होता है, ताज़ा खाना देता है। रेस्टोरेंट्स में तो भाई महंगा भी है, बहुत महंगा है। जहाँ पे नान तुमको होटल में मिलेगा, एक नान तुम्हारा 20 रुपये, होटल में वो 200 का हो जाता है। क्यों? नाम है, नाम है। नहीं रेस्टोरेंट गया था, खा के आया है, तो भाई तुम लोग लोकल ढाबा में जाओ ना, लोकल उसमें खा के आओ, कितना अच्छा है। लेकिन वो कोई वो नहीं करता। तो क्या क्या देखना है तुमको इसमें? देखो, फूड एंड बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? फूड एंड बेवरेज मतलब चाय पानी नाश्ता। बेवरेजेस होता है ना, और तुम मूवी देखने जाता है, यू ऑर्डर व्हाट, है ना, फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई अबे क्या चीज़ का बना? कुछ नहीं है भैया, आलू है बस, हैं आलू फ्राई किया तो अच्छा आलू है, क्या दाम का है? ज़्यादा नहीं भैया, बस एक उसमें आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें डालता है वो उसका पैकेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो फ्रेंच फ्राई देता है ना, 200 250 रुपये का। अरे बाप रे, 250 300 रुपये का तक आता है मेरे हिसाब से फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई मत बोलिए इसको, आलू बोलिए, मतलब ओके आलू को अलग अलग शेप में काट के फ्राई करता है, वही तेल में फ्राई करता है। अगर वही चीज़ मम्मी फ्राई कर देगा, हम लोग मम्मी को सो गाली, क्या उसकी तरह बनाओ ना, बना के देखो ना, खुद बना लो भाई, खुद बना लो, है कि नहीं बताओ? अच्छा, और क्या क्या देखो क्या करना है। अच्छा, इसमें जो होटल्स एंड वगैरह में तुमको देखना, पहले ये देखना नंबर ऑफ कस्टमर्स, फिर इसमें भी यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स देखो तुम्हारा क्या खर्चा हो रहा है, उसके साथ साथ तुम्हारा रेवेन्यू तुम कब बुक कर रहे हैं। रेवेन्यू सबसे बड़ा फैक्टर है, तुम कितना कमाया तो तुम उसको बुकिंग कब किया, रेवेन्यू फैक्टर देखना। और क्या क्या है देखो, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है?
छोटा छोटा चीज़ का जो चोरी होता है या छोटा छोटा चीज़ का जो यूजेस होता है उसका जो एंट्रीज करता है। अभी हम मान लो एक किलो प्याज लेके आया, तो 1 किलो प्याज का तुम एंट्री करेगा क्या? नहीं, वो छोटा मोटा अकाउंट्स में डाल दो उसको, ठीक है। और क्या क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट ऑफ सैलरी, अटेंडेंस जो रजिस्टर होता है उसका डिटेल्स रखो, कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर कोई एसेट्स या फिक्स इन्वेस्टमेंट्स खरीदा है तो उसका डिटेल्स देखो, डेप्रिसिएशन देखो, कलेक्ट ऑल द लाइबिलिटीज एंड वेरीफाइड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एरियर बिल्स। नॉर्मल सारा चीज़ है इसमें देखने का। उसके बाद क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म। हाँ, इस बार पास हो जाओ, पापा तुमको वहाँ लेके चलेंगे कन्याकुमारी। क्यों? क्यों? तुम्हारा ध्यान रखना है, तुमको थोड़ा तुम्हारा दिमाग थोड़ा जो है सेंटर में लेके आना है, तुम्हारा दिमाग भटका हुआ है, तुमको थोड़ा तपस्या करवाएगा वहाँ में बैठा के, कन्याकुमारी घुमा खिलाएगा तुमको। तो हम लोग खुश हो जाएगा, अरे कन्याकुमारी जाए। मम्मी किस में जाएगा? इंडिगो में जाएगा। हाँ बेटा इंडिगो में जाएगा। जब पता चला डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस है, इसमें जाएगा, अरे बाप रे इसमें तो सर 5 दिन लग जाएगा बाबा। हाँ तो यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जब तुम बैठेगा 5 दिन तक तुम्हारा कमर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है ना सबसे लंबा रेलवे गाड़ी है, रेल लाइन का गाड़ी है वो। डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी में ख़त्म होता है। वो कैसे जाता है पता है? वो ऐसे घूम के दिल्ली से फिर ऐसे आता है, ऐसे सीधा नहीं जाता हूँ, ऐसे चलता है फिर सीधा ऐसे आता है। 6-7 स्टेट्स कवर करता है। मतलब तुमको अगर इंडिया टूर करना है ना, द बेस्ट थिंग है। आई थिंक 1500 का टिकट काटो स्लीपर क्लास का और अपना 5 दिन का खाना पैक करो एंड यू विल एंजॉय। यस, बड़ा मज़ा आएगा यार। अलग अलग स्टेट में घूमने को मिलेगा, सारा स्टेशन एक्सप्लोर कर लेगा हम लोग। अरे वो फील है, हम बोलो ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। वो फील है। फ्लाइट्स में गड़बड़, फ्लाइट्स में एक एक टिकट आदमी दे नहीं पाता भाई, हैसियत नहीं होता है। 7,000 10,000 का टिकट होता है वन टाइम फेयर। 10,000 में तुम कन्याकुमारी पूरा इंडिया का आधा टूर मार लेगा ट्रेन में, आना जाना फुल फैमिली, बीवी बच्चा बच्चा सब लगा के तुम्हारा आने जाने का 5,000 में भी नहीं लगेगा। 3,000 तक तुम्हारा फेयर लग जाएगा। यू कैन एवरीथिंग सेफ। अब फ्लाइट में क्या है, दिखाना है भाई फ्लाइट में क्या है। तो ट्रेवल और टूरिज्म में क्या होता है, तुम क्या देखेगा उस पर। अगर मान लो तुम वहीं तुमको अगर वहाँ जाना है मालदीव्स, मालदीव्स है ना, मोदी जी क्या किया, बस मोदी जी लक्षद्वीप में कुर्सी लेके बैठ गया, मालदीव रोने लग गया। अरे अभी लक्षद्वीप का सीन देखना, ताज वाला और टाटा वाला रिजॉर्ट बनाएगा वहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स, बस एक बार भनक लग गया मोदी जी वहाँ बैठ गया, मालदीव जैसे हिल गया। लक्षद्वीप जाके आओ यार, बहुत गजब जगह है, बहुत गजब जगह है लक्षद्वीप। वहाँ पे आइलैंड पे बैठ जाओ बस, और समुंदर को देखता रहो, सोचता रहो, ओवर थिंकिंग करता रहो, रोता रहो, हंसता रहो। शाम हो गया, सी बीच हो गया, अपना वापस होटल चला जाओ। यार पटाया मालदीव कुछ भी वही तो है, समुंदर पे जाके बैठना है तुमको तो मालदीव लक्षद्वीप चला जाओ। है हम लोग इंडिया में भी है भाई, क्यों नहीं है, सेम सीन है, वही बीचेस, वही नारियल का गाछ, वही सीन, सब कुछ है। अभी तो लक्षद्वीप में तो फॉरेनर भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है। अभी तो वो होटल बन जाएगा, अभी 1 साल और है, वो तो और तरक्की करेगा। बस मोदी जी को बैठने का दरकार है। एक बार मोदी जी अरुणाचल और बैठ जाओ, तब तो चाइना ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि है अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड, देखा है, अभी उसका नाम चेंज हो गया, परम पूज्यम। परम पूज्यम, अंडोमान का कैपिटल चेंज हो गया, पोर्ट ब्लेयर से अभी परम पूज्यम हो गया। वेरी गुड इनिशिएटिव। वहाँ पे तो एक वो है, क्या बोलते हैं, तुम्हारा एक ऐसा ट्राइब है अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो लोग कभी आज तक अपना किसी को वो लोग सोशलाइज मतलब दुनिया से ही दूर है, वो अपना ही दुनिया में है लोग। वो ट्राइब को अभी मतलब उनका एरिया में कोई आज तक गया नहीं है, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड को बचा के रखा है। डिस्कवरी किया था बता रहा है, कोई भी आया था वहाँ पे। अंडोमान निकोबार आइलैंड जाओ, दमन एंड दीव घूम के आओ, दमन एंड दीव बहुत अच्छा जगह है, दादरा एंड नगर हवेली बहुत अच्छा जगह है। ये सब छोटा छोटा आइलैंड्स है यार, गजब जगह है सब, देखना देख। दादरा एंड नगर हवेली तो दमन एंड दीव से सब बिल्कुल पास है, दमन के पास दीव है, बहुत सामने है, ट्रेन से ही जा सकते हैं हम लोग। गोवा में भी कुछ नहीं है, वैसे गोवा में वही सीन है,
गोवा ज़्यादा लूट मार है, लूट मतलब गोवा से अच्छा ये जो स्टेट्स है ना लक्षद्वीप वगैरह, ये सब जगह देखने लायक है। गोवा में तुम जितना खर्चा लगेगा उतना ज़्यादा तो तुम दमन दीव दादर लक्षद्वीप घूम के आ जाएगा। लक्षद्वीप जाना हम लोग ऑलमोस्ट 50-60 थाउजेंड का एक्सपेंस है, आराम से घूम के आ सकता है। अगर तुमको ज़्यादा बीचेस का शौक है वहाँ चला जाओ, क्या बोलते हैं ये हम लोग एक बीच है ना ये, अरे ये केरला में जो है, हाँ केरला का ब्यूटी मुन्नार, देखा है? नहीं गया, जाके आओ। मुन्नार का जो टी गार्डन्स है, एक्चुअली मैं सारा फोटोज़ मेरा DSLR में है, सब जब फुर्सत मिलेगा तो दिखाएगा। तो उसमें वो सारा एकदम ऊपर है, पहाड़ के ऊपर टी गार्डन्स है। वहाँ पे जो बसेस चलता है केरला ट्रांसपोर्ट का, बाहर एक गजब सीन है। वहाँ पे एनी टाइम बारिश ही रहेगा, जैसे मेघालय का सीन है ना, वैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउदर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट की तरह है, वही बारिश आते रहता है हल्का 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 हल्का, बड़ा गजब सीन है। मुन्नार जाके आओ, गजब गजब नज़ारा है वहाँ पे, नेचर वगैरह बहुत सुंदर है। नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखो सर, अरुणाचल देख लो सारा, इतना सुंदर फाउंटेन लेक्स है वहाँ पे और फाउंटेन्स है बहुत सुंदर। बोमडिला, बोमडिला कहाँ पे है? मेघालय ना, मेघालय पे बोमडिला जाकर, मेघालय में तो दिन भर बारिश होते रहेगा। मिज़ोरम, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे नेट सुंदर तो अरुणाचल ही है। सबसे नॉर्थ ईस्ट सबसे सुंदर है नो डाउट, लेकिन अरुणाचल ज़्यादा सुंदर है। किबिथू चला जाओ, किबिथू ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मायावदिया से लगभग, यहाँ से मायावदिया कितना होगा 5 घंटा, वहाँ से और 3 घंटा। अनिनी चला जाओ, अनिनी का रोड सेगा, अनिनी रिजॉर्ट्स बनाया, 64 रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे, वहाँ चला जाओ, ऐसे लगेगा पता नहीं कौन सा एकदम स्विट्ज़रलैंड में है। अनिनी नहीं, हंसने का बात नहीं है, ये है वहाँ का रिजॉर्ट बनाया है अरुणाचल गवर्नमेंट, ऐसे ट्रायंगल टाइप पे, वहाँ पे बोन फायर बैठा के बस बैठा रहो, एक्सप्लोर करो अपना लाइफ पढ़ाई करने के बाद। अन्य जाने के लिए तो बहुत प्रिकॉशंस लेना होगा, बाइक में जाएगा तो हालत, इससे ये छोड़ो, डोंग वैली चला जाओ। डोंग वैली यहीं है सामने, डोंग वैली चला जाओ। 2 बजे सनराइज़ देखने के लिए आदमी लोग आ जाते हैं वहाँ पे, 2 बजे, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट सनराइज़ अरुणाचल से ही होता है। पता है ये बात? पता था ये बात? तो पता था तुमको? नहीं पता। 2 बजे सनराइज़ यहीं होता है। तो ये सब सारा ट्रैवलिंग टूरिज्म है। जब क्या होता है हम लोग पैकेजेस बुक करते हैं ना, एक पैकेज होता है, उसका पैकेज होता है कि भाई आपको इतना पैसा में आपको पूरा आपका आना जाना, टिकट, फेयर चार्जेस, सब कुछ, हॉस्टल होटल का रहना सहना सब होता है। तो उसका हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग टिकट्स देखते हैं, बोर्डिंग फैसिलिटीज़ देखते हैं। टिकट्स में अगर फेयर चार्ज किया है, क्या वो सेपरेट फेयर चार्ज किया है या अलग फेयर चार्ज किया है, क्या तुम कन्वीनियंस उसमें लिया है या नहीं लिया है, अगर लिया है तो क्या रेट में लिया है, क्या तुम GST चार्ज किया या नहीं किया है, तो ऑडिटर ये देखेगा। और क्या देखेगा, तुम्हारा बोर्डिंग पास देखेगा, तुम्हारा होल्डिंग, वो सब क्या क्या पासेस है सब देखेगा, तुम कितना दिन स्टे किया, तुमको रिम्बर्समेंट बिल्स देखेगा तुम्हारा, तुम कहाँ घूम के आया, अगर तुम कंपनी के पर्पजेज़ के लिए गया तो बिल्स दिखाओ, तुम पर्सनल पर्पजेज़ के लिए गया तो क्या रीजन्स के साथ गया, ये सब चीज़ तुमको देखना है। और क्या क्या देखना है, और क्या क्या देखना है तुम्हारा, कोई डिस्काउंट्स ऑफर है, तुमको अगर डिस्काउंट्स मिला है तो दिखाओ क्या चीज़ का डिस्काउंट्स मिला है, ये जनरल चीज़ सारा तुमको देखना है, रीड कर लेना है सब चीज़ को, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। मेन चीज़ बैंक्स में है। और दिखाओ और क्या है, ये क्या चाहा दूसरा, ये होटल एंड गेस्ट हाउसेस, लॉजिंग फैसिलिटीज़। अभी हर जगह देखो, हर अभी जैसे कि हम किसका एग्जांपल ले, अभी जैसे कि डिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपना यहाँ पे, ठीक है, पास ही है। तो डिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग का फेमस है। अगर यहाँ पे लॉजेस बन जाए, अगर एक लॉजेस बना दे या कोई मतलब एक गेस्ट हाउस टाइप में बना दे, चलेगा कि नहीं? बहुत चलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का डिंग पटकाई इस फेमस फॉर व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत कुछ है हम लोग का डिंग पटकाई में। बर्मीज हाथी है हम लोग का, यहाँ में जो आसाम में जो हाथी है ना वो बर्मीज हाथी है, छोटा टाइप का, जिसको हम लोग कोटिया बोलते हैं, छोटा टाइप का। बर्मिस पाइथन, पाइथन यहीं मिलता है। बर्मिस पाइथन देखा है, रेयर, बर्मा में नहीं, हम लोग का आसाम में है। अभी कुछ दिन पहले देखा रेटल स्नेक मिला है, रेटल स्नेक मिला है। यहाँ पे कहाँ से आया रेटल स्नेक? स्मगलिंग हुआ था। यहाँ रेटल स्नेक यहाँ का एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। पिट वाइपर यहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ है। पिट वाइपर होता है ग्रीन कलर का, छक 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 ऐसा साउंड करता है उसका, रेटल स्नेक की तरह, उसका पूंछ में ही जहर होता है।
न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है वो, साला एक बार लग गया ना आदमी को, मतलब मेरे हिसाब से रेटल स्नेक का एक बूंद जहर कम से कम 1000 आदमी को मार देगा। ये सब है, बहुत कुछ है, हम लोग को खुद को नहीं पता। काश मैं साइंटिस्ट होता, यहाँ घुस गया, आज मैं C+O2 कर रहा होता, है कि नहीं। आई कैन एक्ट एज ए लोकल गाइड गुड टू ऑल्सो, लोकल गाइड होना जो अच्छा लगेगा, फिर वही करना होगा, एक नया प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा क्यों, देखो अगर तुम रिजॉर्ट खुलता है, अब जैसे अनिनी में वो रिजॉर्ट खुला है, फ़ायदा हुआ ना, लोकल टूरिज्म को प्रमोशन मिलता है, लोकल टूरिज्म का प्रमोशन मिलता है। अब जैसे कि तुम राजस्थान चला जाओ, अम्बेर फोर्ट है ना, अंबर फोर्ट, वहाँ पे अम्बेर फोर्ट कल ही स्टोरी लगाया था कल, तो उसमें देखना वहाँ का जो लोकल वो है, क्या बोलते हैं वो, जो गार्ड है, गाइड वाला है, बात वो ऐसा करेगा जैसे कि वो खुद बनाया है। ये जो आप वाल दीवार देख रहे हो ना, ये दीवार मेरे परदादा के दादा ने बनवाई थी। अच्छा भाई तुम पैदा हुआ था उस टाइम में तुमको वो ऐसा एक्सप्लेन करेगा जैसे वो किला उसका खुद का है। तो हम बोला भाई तुम्हारा दादा बनाया था तो तुम दूसरी जगह क्यों रह रहे हैं, यहीं रहो ना फिर। देखिए भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे हम बस दिखाने आते हैं, रहते तो हम दूसरी जगह है, टाउन पे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ा लो बच्चा को, यहाँ बैठ के पढ़ा लो, पूरा जयपुर दिख रहा है तुमको यहाँ से। देखो आर्किटेक्चर टाइप देखो वहाँ का, वो पहाड़ के ऊपर है, अम्बेर फोर्ट जो है ना वो पहाड़ के ऊपर है, और वहाँ से राजस्थान तुमको पूरा जयपुर जो है ना पूरा दिखाई देगा तुमको, पूरा जयपुर तुमको दिखाई देगा, पूरा पिंक सिटी तुमको दिखाई देगा जयपुर। हवा महल वहाँ से तुमको दिखाई देगा, और जल महल तुमको वहाँ से, जल महल तो पानी के नीचे है, वो तुमको दिखाई देगा वहाँ पे। अम्बेर फोर्ट बहुत बड़ा है, अम्बेर फोर्ट का जो वो पेंटिंग्स जो है ना, बाप रे बाप इतना चमकता है, इतना सुंदर है। वहाँ पे तो लगता है वहाँ पे शादी वादी भी होता होगा, वहाँ पे तो हाई क्लास, कौन सा किसका वो हुआ था अभी थोड़ा दिन पहले, विकी कौशल और कौन था वो, उसका वाइफ का नाम क्या है, विकी कौशल का वाइफ का नाम कौन है, कटरीना है वो शायद मेरे हिसाब से सामने वाला में कहीं किया था, मेरा फुल एक्सपेंडिचर पूरा पूरा खर्चा गया। वहाँ पे तो शाही शादी होता है, वहाँ पे तो शाही शादी होता है वहाँ पे, तो इसलिए पैसा कमा रहा है वो लोग, यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में जो है ये जो मतलब जो होटल्स वगैरह है ना, कहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में होटल्स बताओ तो, गिना जो ना 2-4 होटल है, विश्व रत्ना गुवाहाटी 5 स्टार, ठीक है, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में शायद एक ही होगा, 1-2, तिनसुकिया में 1-2 ही होगा मुश्किल से। अब दुलेजान में अपना एक ऑयल फील्ड खुला है, और है कहीं होटल 5 स्टार 4 स्टार 7 स्टार, गुवाहाटी में 2 या 4 होगा मुश्किल से, 2-3, विश्व रत्ना ही सारा था मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, ठीक है। वहाँ पे वो लोग होटल्स बना के रखे, ये होटल्स हम लोग को यहाँ अगर बनाए इन्वेस्टमेंट करें तो सोचो सीन ही चेंज हो जाएगा। गुड़गांव में कितना होटल्स है, गुड़गांव में जगह जगह, अच्छा गुड़गांव में होटल तो क्या, गुड़गांव में सब कुछ है, 99% तो बाहर सिंह कैफेस है वहाँ पे, बिगड़ने वाला गढ़ वही है, हम तो बोलते हैं बिगड़ने वाला गढ़ तो वही है। तो लोग पैसा कमा रहा है, वो अट्रैक्ट कर, देख भाई हमारी जगह में ये है, वो उस सेंस वो फील क्रिएट कर रहा है कि अपना जगह में ऐसा है, तो भाई आदमी आएगा 2-4 रुपया कमाएगा हम लोग उससे, फेमस होता है ना हम लोग कोई भी चीज़ का। अगर हम लोग ऐसा स्टेट पे चला जाए जैसे कि, किसका नाम लेगा अभी हम, किसका नाम ले, जो भी मतलब सुंदर है लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, कौन सा स्टेट का नाम लेगा बताओ। अभी जैसे मध्य प्रदेश इज फेमस वो शिव जी, जो महाशिव शिव जी का जो वो है धाम है, उज्जैन, महाकाल, महाकाल गए कभी, महाकाल उज्जैन जाके आओ, वहाँ पे क्या है, अगर वहाँ जाके आ गया समझ लो सारा पाप धुल गया। कलकत्ता, कलकत्ता में एक ये गंगा, क्या गंगा है, सागर गंगा ना क्या गंगा, वहाँ पे बोला जाए कि अगर वहाँ तीर्थ यात्रा नहीं जाता, अगर वहाँ चला गया तो समझ लो सब कुछ एक हो गया, लाइफ में वहाँ मौका मिलता है जाने का, किसी को मिल गया ना, हिंदू धर्म में बोला हुआ है कि अगर वहाँ पे अगर कोई चला गया तो तुमको कोई भी 4 धाम यात्रा करने का दरकार नहीं है, टॉप प्रायोरिटी है। तो लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं कि नहीं। राम मंदिर देखा अभी,
थोड़ा दिन पहले जब तक गवर्नमेंट था बीजेपी का, वहाँ पे क्या हुआ था, सब खुश था। उल्टा हो गया अभी, वहाँ पे एक भी आदमी नहीं जा रहा है राम मंदिर को देखने के लिए। यस, खुद ही वहाँ का आदमी लोग बोल रहे हैं, टीवी में वीडियो देखा था हम, खुद ही बोल रहे हैं अभी कोई आता ही नहीं। क्या रीज़न से, नो डाउट। कितना भव्य मंदिर बना के रखा है। अच्छा, वो अभी कृष्ण जी का वृंदावन में एक मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, इतना ऊंचा मंदिर बन रहा है, इतना ऊंचा मूर्ति मंदिर बना रहा है वृंदावन में, इतना पैसा खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट। क्यों? वृंदावन इज़ फेमस फॉर कृष्ण जी के लिए। वृंदावन मथुरा, वृंदावन में तो कृष्ण जी का घर है, जहाँ पे कृष्ण जी रहता था वो सारा चीज़ ही तो है वृंदावन में। वृंदावन में एक चीज़ सबसे अच्छा पता है क्या है? ऑल विल विश यू फ्रॉम राधे राधे। छोटा छोटा बच्चा सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा। भाई IIT IIM से जो करोड़ों करोड़ का पैकेज छोड़ छोड़ के गया हुआ लड़का लोग है वहाँ पे, जो हरे राम हरे कृष्णा करता है। तो ऐसा वैसा आदमी नहीं है कि बस वही भी आया वो, नहीं। उनका जो हिस्ट्री सुनेगा ना बाद में, ये तो इंजीनियर था, कोई गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के आया, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया, कोई क्या छोड़ के आया, किसके लिए? कृष्ण जी का। बस हरे राम हरे, बोलता है 2 रोटी चाहिए अपना, हम लोग अपना कीर्तन में रहता है, मस्त रहता है। पता नहीं ऐसा क्या चीज़ है वहाँ पे, पता नहीं ऐसा क्या सेंस है वहाँ पे, जो आदमी लोग अपना लाइफ छोड़ के वो लोग वहाँ पे रहने लग जाता है। और वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर रशियंस हैं। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। एक तो हम लोग जब गया था टूर पे, तो वहाँ पे हम पूछा आप लोग ऐसा, बोले हम लोग अपना रशिया छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले देयर इज़ पीस, यहाँ पे पीस है। अरे वाह भाई, मतलब क्या पीस है? मेंटल पीस हो सकता है। तो ये सब क्या चीज़ क्या है? लॉजिंग फैसिलिटी। अच्छा, इसमें और क्या क्या है? रिक्रिएशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स और रिक्रिएशंस हो। इसमें क्या देखना है? टिकट्स के बारे में देखो। जो टिकट्स होता है ना, एंट्री जो एडमिशन टिकट्स होता है, उसमें कितना टिकट्स तुम सेल किया, क्या तुमको एंट्री मिला या नहीं मिला, वो सब चीज़ तुमको बेसिक चीज़ देखना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना है, वो सब चीज़ इसमें देखना है। और यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो है वो देखना है। सारा चीज़ कॉमन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेगा ऑडिट ऑफ बैंक्स, ठीक है। टिल देन बाय बाय।